करती हैं हमारे लिए। आप सभी को सादर नमस्कार। राज्य समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सब आज जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपनी समिति को सुनने के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण को प्राप्त करने की एक जो चेष्टा करनी होती है वो कर रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ जो हमारे साथी आप ने अपनी बात समस्याएं रखी हैं वो दो प्रकृति की हैं। एक तो इंडिविजुअल हैं जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या फिर कह लीजिए SIS से संबंधित ऐसी चीज़ें हैं, और एक हैं जो स्थानीय स्तर पर ICCS वगैरह में जो मतलब अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए उनकी ड्यूटी जो लगाई जा रही, चाहे वो OTA हो, इन सब चीज़ों से जो है। तो जो इंडिविजुअल समस्याएं हैं, चाहे वो SIS की हो, 4 केसेज हैं अभी भाई ने कहा, और जो ट्रांसफ़र ऐसी समस्याएं हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो भी इंडिविजुअल समस्याएं हैं उनको दस्तावेज के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से नितेश जी को या अनुपम जी को या मुझे भेज दीजिएगा, ठीक। वो आपको जो है उसका निराकरण मिल जाएगा। और रही बात TA बिल, OTA की, तो आप सबको पता है, ज्ञातव्य है कि आज पीरियाडिकल मीटिंग तय थी, जिला समिति की पीरियाडिकल मीटिंग तय थी, लेकिन किसी कारणवश क्षेत्र प्रबंधक महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इस वजह से वो 24 तारीख को शिफ्ट हो गई है। अन्यथा हम लोग उसमें जो है इन विषयों पर अच्छे से बात करते हैं, जिसके गवाह आप भी बनते हैं क्योंकि आप भी वहाँ रहते हैं। कोई नहीं, इन चीज़ों को हम आगे उठाएंगे 24 तारीख को। और हमारा ये मानना है OTA हो, TA बिल हो, ये हमारा जो एक लोग कहते हैं, कुछ अधिकारीगण ये मानते हैं कि ये तो जो है वेज के अतिरिक्त है, अलाउंस नहीं, ये हमारा वेज है, क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो हमारे सामान्य समय की मिलती है, लेकिन ये हमें उस समय के लिए मिलती है जो समय हमारे परिवार के लिए होता है। उस समय को हम जो है यहाँ देते हैं जो हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े माँ बाप, घर परिवार के लिए होता है। तो आप इस चीज को, हमारे उस हक को नहीं ले सकते हैं और ना लेने देंगे। ये वीकेंड के संघ का वादा है। और जहां तक बात है आपकी स्थानीय स्तर पर, हमारी महिला साथी यहाँ बैठी हैं, क्रेच की बात, तो मैं अपनी समस्त महिला साथियों को कहना चाहूंगा, और न सिर्फ महिला साथी, क्योंकि जो क्रेच की फैसिलिटीज होती हैं वो बच्चों से संबंधित है। बच्चे जो होते हैं वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको प्रभावित करते हैं, उनकी परवरिश सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं इस तौर पे बताना चाहूंगा कि जिस यूनियन में मैं हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। BKNK संघ की जो हमारी लीडरशिप रही है, आज वो नेशनल लेवल पे आदरणीय जही सर देख रहे हैं, राज्य लेवल पे जब वो थे, महज राज्य लेवल पे ही थे, उस समय ही पूरे भारत की किसी राज्य में सबसे पहली जो क्रेच बनी थी तो वो थी आपकी उत्तर प्रदेश RO लखनऊ की। उसमें भी बड़ी बात, ये जो बनी थी क्रेच, ये FCI के किसी एग्जिस्टिंग नॉर्म सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनी थी, उस समय आया ही नहीं था। महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन जो गाइडलाइंस थे, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं को जो है परस्यू करते करते आदरणीय जहीर सर ने यहाँ पहली क्रेच की व्यवस्था करवाई थी। और वो क्रेच जो है तब बहुत बड़ी नहीं थी, आज उसका विस्तार भी करवाया गया है वहीं RO में ही। ये दिखाता है कि महिला साथियों को लेकर के हमारी यूनियन किस तरह जो है संवेदनशील है। आगे हमारे कुछ कार्य और बढ़ रहे हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष ये कार्य हैं। आपको पता चलेगा कि हमारे लिए कितना जो है महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं यहाँ की कमेटी को भी कहना चाहूंगा, जहां कहीं भी जिस किसी कार्यालय में भी जो है 50 से अधिक कर्मचारियों की संख्या है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उस कार्यालय में मैनेजमेंट को बाध्य करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, परसुएशन करने के लिए कि यहाँ क्रेच की फैसिलिटी हो। पीछे मैं
4-5 जिलों में जो है अभी रहा, हफ्ता 10 दिन पहले आगरा हो, झांसी हो, इलाहाबाद हो, उससे पहले शाहजहांपुर हो, बरेली हो, कुछ जगहों पर हमारे जो जिलाधिकारी महोदय थे, मतलब मंडल प्रबंधक, उनका यह कहना था कि यहां तो 45 पुरुष हैं और उसके बाद 20 जो है महिला हैं। तो वो जो सर्कुलर है वो कर्मचारियों की बात करता है, जेंडर की बात नहीं करता है, क्योंकि आज वो संख्या बदल सकती है कभी भी। महिला कब जो है महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारी स्थानांतरण के पश्चात हो जाए, वो हो सकता है। तो मैं अपनी जिला समितियों से कहूंगा कि प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, आपको जहां मार्गदर्शन की आवश्यकता है वहां राज्य समिति का वो करें, हस्तक्षेप करवाएं और यहां पर उसका समायोजन करवाएं। यहां तक कि जिन जिलों में अपनी बिल्डिंग्स नहीं थी वहां अच्छा, ये सौभाग्य की बात है, किसी भी अधिकारी ने इस पे डिनायल नहीं दिया, किसी भी अधिकारी ने डिनायल नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां हम रेंट पे रह रहे हैं, जैसे आपका प्रयागराज हो गया, वहां कर्मचारियों के बैठने के लिए समस्याएं हैं, तो हम क्रेच कैसे कर सकते हैं। वहीं उसी मीटिंग में हम लोगों ने ये कहा, तो पहले आप जो है नए मंडल कार्यालय के लिए स्थान जो है, स्थान का चुनाव करवाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्थान का चुनाव तो हम लोग कह रहे हैं, हमके कहना नहीं है, आप 3 मैनेजर्स की कमेटी बनाइए। हवाई चीजें नहीं होगी, 3 मैनेजर्स कमेटी बनाइए। उन्होंने इसके लिए सहमति दी और उसमें हमने ये कहा कि जो भी चीजें ढूंढी जाएंगी जिला कार्यालय, उसमें क्रेच की फैसिलिटी संभव हो सके, ये व्यवस्था देखी जाएगी। आपकी यूनियन बीकेएन के संघ के मस्तिष्क में यह है कि दिन प्रतिदिन जो है, चाहे 2023 का बैच हो, महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़नी भी चाहिए, वो बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर हम अपने इस संस्था को, एफसीआई को, उनके फ्रेंडली, महिला फ्रेंडली अगर नहीं बनेंगे तो कब तक हम उनको जो है ऐसी झंझटों से रूबरू होने देंगे। इसी क्रम में मैं, जब महिलाओं की बात चली रही है, तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आप लोगों में से किसी ने इस बीच पिंक डिपो के कॉन्सेप्ट को सुना? पिंक डिपो का नाम सुना कहीं? ये मैम कह रही सुना है आपने, ठीक है। अभी ये बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, एफसीआई का दुर्भाग्य कहूंगा, हम कर्मचारियों का, और एक यूनियन के तौर पे हमारे जीएस साहब आदरणीय श्री जहीर अहमद के दिमाग की, मस्तिष्क की उपज है पिंक डिपो का कॉन्सेप्ट। उनका ये कहना है, हर साल में एक ऐसे ऑर्डर आते हैं जिसमें यह किया जाता है कि ये महिलाएं कब तक इस ऑफिस में बैठी रहेंगी, ये बाहर जाएं, चाहे वो रीजनल ऑफिस हो, चाहे हेडक्वार्टर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो। उनको कहा जाता है कि आपने नौकरी ज्वाइन की है तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी भी बाध्यता है कि भाई नौकरी अगर करवानी, मैनेजमेंट को भी काम लेना है, क्योंकि उनको वो कागज पे तो स्ट्रेंथ दिखती है, इतना ये पदाधिकारी, ये कर्मचारी है, इतना इस कैडर का है। अब एक यूनियन के तौर पे हमारे लिए ये संवेदनशील मुद्दा हो जाता है कि हम कैसे ही उस डिपो में महिला को भी जो है जाने के लिए हम भी कहें, जहां एक पुरुष भी जाता है तो मूलभूत समस्याएं उसको रहती हैं, किसी तरह वो बेचारा सरवाइव करता है। तो ऐसे में हम लोगों ने पिंक डिपो का एक कॉन्सेप्ट लाया है, और ऐसा नहीं कि हमने कुछ कह दिया यहां वो कह दिया, कॉन्सेप्ट लाया है। मतलब हमारी एनएसी, जो हमारी शीर्ष एक संस्था, हमारी बीकेएन के संघ की संस्था की शीर्ष कमेटी है, जो उसने पीरियोडिकल मीटिंग में ये मुद्दा रखा पिंक डिपो का, जिसमें ये कहा गया जो शहर हैं उनके आसपास के डिपो या ऐसे कोई डिपो, उनको पिंक डिपो में कन्वर्ट करिए, जहां आप 100% महिलाओं के रखेंगे और उनके अकॉर्डिंग वहां की मूलभूत व्यवस्थाएं डेवलप करेंगे प्रायोरिटी बेसिस, जिससे इन फ्यूचर आप उनसे एफसीआई का जो कोर वर्क है आप वो भी करवा सको। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई महिला साथी यहां काम करने से पीछे हटेगी या हटना चाह रही होगी। समस्या है तो बस हम उस कंडीशन में कैसे सरवाइव कर पाए, यही समस्या है। समस्या है तो बस हम कार्यस्थल पर अपने बच्चे को क्या करें, हम छोड़ के चले आए, कैसे हम वो करें। तो इन सब समस्याओं का निराकरण हमें देना होगा। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अभी पिंक डिपो किसी को नहीं पता है।
वहां से इस पे पॉजिटिव एक जो एटीट्यूड होता है मैनेजमेंट का वो भी निकल के आ चुका है। नहीं ठीक है, हम इस पे देखते हैं, अच्छा आपका सुझाव, इस पे हम देखते हैं क्या बन पाता है। जिस दिन पिंक डिपो ये मूर्त रूप में आ जाएगा, उस दिन दूसरे वाले जो कॉपी पेस्ट यूनियन है वो पूरी इमारत पिंक होगी नहीं, उससे पहले वो पिंक कलर का बाल्टी लेके आके रंगना शुरू कर देंगे, कहेंगे ये तो हमने करवाया, देख लो कलर किया हूं। तो वहां जिम्मेदारी आती है। इसका उदाहरण आपको बहुत जगह मिलेगा, अभी जिन जिन मुद्दों पे मैं कहूंगा बताऊंगा आपको वो मिलेगा। वहां जिम्मेदारी आती है कि आप देखिए, क्योंकि आज बीकेएनके संघ जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है उसके एजेंडा में अगर पिंक डिपो वहां हुआ है और पॉजिटिव रूप भी मैनेजमेंट का आ गया है, उसके बाद भी जिसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं अगर उस तक ये बात नहीं पहुंची है तो उसकी भी गलती नहीं है। वो कहां से ये मानेगी जो है कि इन्होंने ही करवाया वो कार्य। और एज ए यूनियन हमारे लिए जरूरी है कि हम जो कार्य करें वो आप तक पहुंचे। नहीं पहुंचेगी तो उसके कई नुकसान हैं। एक तो हमारा जो कार्य हो रहा है वो मेरिट के आधार पर कसौटी पे खड़ा नहीं जा, उसको जो है परखा नहीं जा सकेगा, उसकी में कमियां नहीं निकाली जा सकेंगी जिससे हम आगे और इंप्रूव कर पाए। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा वेज रिवीजन की। साथियों, जब मैं आया 2014 में मैं ज्वाइन किया था हरियाणा में हिसार में, 16,500-17 हजार की पहली सैलरी थी हमारी। उसके बाद किसी ने कहा कि एक कोई फ्रिंज बेनिफिट नाम की चिड़िया होती है, अगर वो मिल गई जो है तो फिर सैलरी अच्छी हो जाएगी। फिर उसके लिए लड़ाई शुरू हुई इसी बीकेएनके संघ के नेतृत्व में। मुझे वो दिन भी याद है 10 मई 2016 का, जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया गया था दिल्ली में। उसमें उत्तर प्रदेश हरियाणा से मैं भी आया था, पंजाब से, सारे जगह से बहुत संख्या में लोग आए थे। तब जाके एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। हमारे तत्कालीन जो नेतृत्व था हमारा, वो आदरणीय दुग्गल जी, आदरणीय त्यागी जी और उनकी पूरी टीम, उसके बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वेज रिवीजन जो है हम ही स्वयंभू नेता हैं और हम ही करवा सकते हैं बेस्ट। उस समय के जो नए लड़के आए थे, उन नए लड़कों को लेकर के 22 नए लड़कों को लेकर के पूरे ऑल इंडिया के जो है कमेटी बनाई गई कि नहीं, वेज रिवीजन में आप सब जो है नए बच्चे हैं, कोई पीएचडी किया है, कोई एमएससी, कोई रिसर्च से आ रहा है, वो बताएगा किस पीएसयू में क्या है, कहां क्या है। और उसी का नतीजा रहा, एक लंबे संघर्ष के बाद हम ना सिर्फ फ्रिंज बेनिफिट लेने में सफल हो पाए, बल्कि हमारा जो बेसिक था और उस सरकार से हम लेने में सफल हुए जो कहा जाता है कर्मचारियों के लिए बहुत जो है ज्यादा उदार नहीं है, लेकिन हम ये सफलता प्राप्त कर पाए। और हमारी जो बेसिक थी 28,200 हो गई, 9300 से 28,200 बेसिक हुई। साथियों, अभी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्या आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कह सकता है कि ये वेज रिवीजन गलत है, सही नहीं हुआ था वेज रिवीजन? लेकिन उसके बाद भी, उस वेज रिवीजन के बाद भी आप नॉर्थ जोन में रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए, बीकेएनके संघ नॉर्थ जोन में रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है फासला बहुत ज्यादा था, महज 22-23 वोट का ही फर्क था। उत्तर प्रदेश से तो आपने भरपूर प्यार दिया था, रिकॉग्नाइज हुए थे हम लोग, और उसके बावजूद दिया था जब यहां जो है वटवृक्ष कहे जाने वाले नेता भी इधर से उधर हो गए थे। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं, सही कामों पे, सही कार्यों को अगर प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, गलत कार्यों को अगर हतोत्साहित नहीं किया जाएगा तो सही कार्य कितने दिन तक होते रहेंगे। एक नेता है इनका, यहां का जो है चंगू मंगू ही कहूंगा उनको, अभी वेज इनका एजिटेशन चल रहा था जोनल ऑफिस में, वहां उनकी एक वीडियो आई थी। वो कह रहे थे कि बीकेएनके संघ कहती है हमने वेज रिवीजन करवाया। क्या वेज रिवीजन करवाया, क्या ऐतिहासिक वेज रिवीजन करवाया? उससे अच्छा तो बैंक वालों ने करवाया, आप उठा के देख लीजिए।
अब समस्या यह है, जब वो आदमी कह रहा है तो उठा के आप लोग को देखना चाहिए, देखते नहीं हो। चूंकि हमारे परिवार में हमारी पत्नी भी जो है बैंक से हैं, तो हमें अक्सर नहीं भी देखना चाहो दिखा दिया जाता है, तो हम देखे थे। मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, उनका जो कैटेगरी 3 का वेज डिवीजन है, उनके यहाँ 5 साल का होता है बैंक में, आपके यहाँ 10 साल का होता है। उनके यहाँ 5 साल का होता है, आपके यहाँ 10 साल का होता है। जो 2017 में हुआ था वेज डिवीजन उनका, उसके बाद फिर 22 में हुआ ड्यू था, 17 में अपना भी हुआ, 17 में उनका भी हुआ, दोबारा उनका हो गया 22 में। आज उनके कैटेगरी 3 की जो वेज मिनिमम बेसिक है वो 24,100 रुपए है। मैं जब तक सारी बातें कर रहा हूं, यहां आप लोग गूगल कर लीजिएगा, उससे ज्यादा निकले तो मुझे बताइएगा। उस फैक्ट को भी ये आदमी खुलेआम धड़ल्ले से जो है, मतलब जाहिलियत की हद है, गुमराह करने की हद है। आप जो है सूरज को आईना दिखा रहे हो कि वेज रिवीजन बैंक वालों ने अच्छा किया है। कैसे कैसे आप लीड करोगे मास को? आज ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप फिर से जो ऐतिहासिक वेज डिवीजन बीके इनके संघ ने आप लोग की मदद से करवाया था, वो उस समय ऐतिहासिक था, लेकिन आज महंगाई के आधार पर कम हो गया है, कम लगने लगा है। आप फिर 2027 में वेज डिवीजन की कगार पे हो, तो बढ़िया वेज डिवीजन तो करवाना है ना। अब एक चीज मुझे बताइए, वेज डिवीजन जो होना है वो 2017 में जो वेज डिवीजन हुआ, बीकेएन के संघ बहुत एजिटेशन, अनावश्यक रूप से उनमें विश्वास नहीं करती है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने आज तक ऊपर वाले के आशीर्वाद से जितने भी एजिटेशन किए हैं, उनका एक मुकम्मल जो है मोटो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे एक नेता का ट्रांसफर हो गया तो हम जो है कर्मचारियों के 10-20 वो उठाएं, उसके बाद कि हम तो एजिटेशन जा रहे हैं। जिस दिन वो उसका ट्रांसफर सही हो गया, वो एजिटेशन खत्म, हमारा पता नहीं कहां गया। और उसके बाद उसी एजिटेशन के लिए अपने 50 कर्मचारियों को जो है एससीएन और चार्जशीट की आग में भी झोंकवा दूं। आप लोग अवगत होंगे इस चीज से। हमारे लिए जब भी एजिटेशन की नौबत आएगी तो हम पहले मुकम्मल एग्जिट प्लान तैयार करेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। वो क्लिप चलता है, अगला पूछे भाई क्या है मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। क्या है मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद। तो आपको डिसाइड करना है उस वेज डिवीजन में जो 2027 का वेज डिवीजन है, उसमें आप किस नेतृत्व के साथ में उस लड़ाई को लड़ना है। उस नेतृत्व के साथ जो पिछले जो है 2500 साल से आपकी लड़ाई और समय समय पे एजिटेशन में ले जाती है, सुरक्षित बाहर निकाल के मांगों को मनाते हुए वापस आती है, उसके साथ लड़ना है, या फिर उस नेतृत्व के साथ जो एक सूबे, एक प्रांत पंजाब में एक एजिटेशन को नहीं संभाल पाई और अपने सैकड़ों कर्मचारियों को जो है एससीएन और चार्जशीट की आग में झोंक दी है। ये किसी से छुपा तो नहीं होगा। अब उसका जो है ये काट लाते हैं, कहते नहीं नहीं हमने गया था, हमारी वजह से गलती ये हुई, लेकिन हमने हाई कोर्ट से वहां जो है स्टे ले लिया है। हाई कोर्ट में जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो क्यों की सिचुएशन है, मतलब स्थित जस की तस। और तब तक है, ये भी याद रखिए, हाई कोर्ट में ये नहीं गए थे, हाई कोर्ट में उस एजिटेशन के अगेंस्ट में मैनेजमेंट गई थी, और जो मैनेजमेंट वकीलों और कानूनी दांव पेच के लिए इस केस के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुकी है। जिस दिन ये इलीगल जो है साबित हो गया, उस दिन बताइए कैसे आप वो करोगे। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, भगवान करे, हम तो ये खुद मनाते हैं जो है कि हमारे कर्मचारी हमारे हैं, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो 100% की जिम्मेदारी हमारी है। जिनको चार्जशीट एससीएन मिला है, उनके बहकावे में आने पर उनकी भी हमारी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि हमारा नेतृत्व आदरणीय श्री जहीर अहमद जी ने, जब उनके संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से पत्र लिखा सीएमडी साहब को कि आप इसको जो है हटाइए, गलत परिपाटी एससीएन और इन सब चीजों को ड्रॉप करवाइए, भले किसी भी यूनियन के हो। तो हम तो भगवान से मनाते हैं कि वो
सब सलामत रहें। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, क्या कोई हाई कोर्ट उनके कर्मचारियों के सर्विस बुक से जो एससीएन है वो ड्रॉप करवा सकती है? वो भी निकलवा लेगी, तुम्हारे पास क्या था हटा दो, उस पन्ने फाड़ के फेंक दो। आपकी सर्विस बुक जो है ऐसी लाल किताब होती है जो वहां छपी है, तो कल जो है कब 22/2 और 23/2 कैसी कैसी चीजें आ जाएंगी कुछ पता नहीं है, और पीछे की सारी चीजें जोड़ के 9/2/11 कर दिया जाता है। इस चीज को आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा? आपके साथ के साथ ही आपके अपने अध्यक्ष यहां के आदरणीय मांझी जी इसी में चले गए 22/2 में। क्या उन्होंने किसी की भैंस छोड़ रखी थी? सामान्य से हम लोग के बीच के थे, हम लोग के बीच के जो है कार्य करने वाले आदमी थे। ये दर्द तो होगा ना। एज ए यूनियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक पाक साफ रहे, हमेशा अनावश्यक रूप से एससीएन पे एससीएन, चार्जशीट पे चार्जशीट, ये सब ना मिले। आप जो उनको जो तोहफा देना चाहते हो, कर्मचारियों का हक देना चाहते हो, आप 10 दिन की बजाय 11 दिन पे दे लो। अंधी प्रतियोगिता मत करो। इनका क्या था, मई में इन्होंने कहा कि हम एजिटेशन पे जा रहे हैं। दिमाग में क्या था कि नॉर्थ जोन में हम एजिटेशन देंगे तो ये हमारा टोन सेट हो जाएगा, और 27 मांगे इन्होंने रखी, 27 मांगे रखी। कोई साथी इनसे पूछना चाहिए, पूछता क्यों नहीं है? हालांकि पूछे, काफी इनके ही साथी पूछे। 27 में से कितनी मांगे पूरी हुई आपकी? और नहीं पूरी हुई। 9 तारीख को जो है आप पीरियोडिकल मीटिंग करते हो, 9 जुलाई जोनल ऑफिस में, 8 तारीख को, और एक हफ्ते के अंदर जिसमें आपके स्वयंभू नेता जो है, वो जो रिटायरी मैनेजर रहे हैं, वो भी पहुंचते हैं। उसके बाद आप जो है एक हफ्ते के अंदर आपके जो वहां आपके साथ जो साथ दिए थे उनकी चार्जशीट एससीएन छपवा दे रहे हो। क्या आपकी पकड़ है? क्या वहां बात करके आए हो? क्या ये एजिटेशन उस एक नेता के लिए था जिसको जो है जोनल ऑफिस से कश्मीर भेज दिया गया था, उसके बाद फिर हेडक्वार्टर कर दिया गया? पता करिएगा आप लोग कौन सा नेता था। ये कहां लेके जाएगी? मास को जो है क्यों मिसलीड कर रहे हो? तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि जाहिलों का साथ देना है कि जहीर का साथ देना है। आप लोग डिसाइड करो। एक आदमी है जो हमारे ऊपर जो है आरोप लगता है कि बीकेएन के संघ ने होटल और लीज, मैं ये 2 बातें आप लोग के समझ रख रहा हूं क्योंकि बहुत समय हो गया, हम यहां जो है और पहले आना चाहिए था, थोड़ा विलंब से आए हैं। होटल और लीज की बात आती है, ये हमारे डीलिंग के आइटम्स में थे। होटल लीज में बात इतनी मिसलीड की गई, और मैं खुद कह रहा हूं ये 1 से 1.5 साल डिले है। उसका कारण बता रहा हूं। इसमें डिले टैक्टिस जो हुई, इसी कॉपी पेस्ट यूनियन की वजह से हुई है। आप एक प्रसंग है उसको सुनिए। ये हमारे डीलिंग के आइटम्स में था और समय भी फिक्स था, इतने समय के बाद आप जो है इस पे बात करोगे। हम जब लीज फैसिलिटी के लिए तत्कालीन ईडीपी आदरणीय विजय कुमार सिंह जी, जो चाबुक पे एफसीआई को चलाए जाने के लिए जाने जाते रहे और चलाया भी, उनके सामने जब हम लोग ने बात रखी तो उन्होंने पुलसिया अंदाज में लीज फैसिलिटी के बारे में उन्होंने मीटिंग में कहा, हम लीज फैसिलिटी चलो दे देते हैं, तुमको ले लो, लेकिन मैनेजर के पास लीज फैसिलिटी है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस, ट्रांसफर पॉलिसी जो उनकी ट्रांसफर है एक रीजन से दूसरे रीजन रोटेशन है, वही तुमको भी देंगे। धमकाने वाली आवाज में। उस समय हमारी लीडरशिप आदरणीय श्री जहीर अहमद जी ने कहा, सर ऐसा है, आप 2 बातों को एक नहीं कर सकते हो। ये जो मीटिंग है डेडिकेटेड मीटिंग है लीज फैसिलिटी के ऊपर, और हम जो लीज है ये हमारी वेज रिवीजन का पार्ट रहा है जिस पे बात होनी है, ये हमें चाहिए। और रही बात ट्रांसफर पॉलिसी में अमेंडमेंट, तो हमारे सर्विस कंडीशन से जुड़ी हुई चीज है, वो आप बगैर यूनियन से कंसल्ट किए जो है आप नहीं हो जा सकते हो आगे। वो आईडी एक्ट का जो है उल्लंघन होगा, उस पर हम आपसे बाद में बात कर लेंगे।
उन्होंने डराया धमकाया, उन्होंने कहा नहीं हमें लीज लेनी है। ऐसी स्थिति मैनेजमेंट बना चाह रही थी कि ये खुद मना कर दें, लेकिन जो आपकी मैच्योर लीडरशिप थी उसने कहा कि नहीं हमें लीज चाहिए चाहिए चाहिए, हमारा वादा है लोगों से, हम देंगे उनको, और वो भी बगैर ट्रांसफर पॉलिसी को इससे अटैच किए चाहिए। अब जब उन्होंने देखा, ये सब चीजें ना डॉक्यूमेंटेड हैं, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। जब उन्होंने देखा ईडी साहब ने कि नहीं ये तो नहीं हिला, उन्होंने फिर उस यूनियन को बुलाया जो रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, जिसको इन सब चीजों सरोकार भी नहीं है। और मजे की बात है ये यूनियन ना, उसको इनफॉर्मल जो है मीटिंग दे दी गई, आओ ईएसयू को। ये यूनियन आईसीयू यूनियन मीटिंग में जाने से पहले पानी पी पी के कोस रही थी। बीकेएन के संघ ने कर्मचारियों को अभी तक लीज और होटल नहीं दिलवाया, लीज और होटल नहीं दिलवाया, ये नहीं दिलवा पाएंगे, छल किया है, तमाम चीजें हो। मीटिंग के गेट तक यही भाषा थी इनकी। अंदर गए, पता नहीं क्या वहां जो है कौन सी सुंगनी सुंघाई गई मैनेजमेंट के द्वारा, बाहर निकले। उसके बाद इन्होंने कहा एक नया ही शिगुफा छेड़ा, होटल और लीज तो कर्मचारियों के हित में है ही नहीं। लीज में तो लीज देगी तो मैनेजमेंट उनकी उसके साथ ट्रांसफर भी देगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने सभी भाइयों से कहता हूं कि मैं एक सर्वे करूंगा कितने लोगों को ट्रांसफर के साथ लीज चाहिए, कितने लोगों को नहीं चाहिए। जहां बात थी कि लीज हमें लेनी है और हमारी बात लाइन पे चल रही है, वहां एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया, दो मत क्रिएट कर दिए गए। और ये मैं बात सर्वे वाली हवा हवाई नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने ही अपने ग्रुप पर, एक ग्रुप है पंजाब वर्कफोर्स बनाया गया था, उसमें बहुत अच्छे साथी हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं सभी साथियों को। लेकिन अक्सर यही काम होता है कि शाम को नहा धो के हाथ पैर धो के जब परखी और की रख के आते हैं बहादुर, तो बैठ जाते हैं वहां जो है जंगे आजादी शुरू हो जाती है बस। उस पे उन्होंने उस सर्वे के रिपोर्ट को डाला एक ऐप के माध्यम से। हवा में कोई बात नहीं है, ये देखिए, अगर जो उस ग्रुप में रहे होंगे वो भाई भी रहे होंगे। उन्होंने डाला वेदर लीज अकोमोडेशन इज एक्सेप्टेड विथ क्लॉज ऑफ आउट ऑफ रीजन ट्रांसफर ऑफ कैटेगरी 3। ये आईसीयू यूनियन द्वारा डाला गया है, ये देख लीजिए। अब इसमें परसेंट की बात कही जा रही है, 51% कह रहे हैं नहीं चाहिए, जो कि वो चाहते थे लोग मना कर दें। 48.9 कह रहे हैं कि चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये जो सर्वे करवाया गया है वो किसके बीच करवाया गया होगा। अगर बीकेएन के संघ कोई सर्वे करवाती है तो मैक्सिमम अपने संघ सदस्यों के बीच करवाएगी, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले 90+ आदमी जो होंगे वो ईएसयू के रहे होंगे, उसमें भी 50% आपके साथ नहीं रहे। एक चीज और, देवता ये तो बता दो कि पारदर्शिता और ताम झाम की दुहाई देने वाले ये जो गुपचुप गुपचुप किए हो, ये ब्लर किस चीज का किए हो? ये देखिए, ये ब्लर कौन किस चीज की है, क्या छुपाया गया यहां? जब प्रथम दृष्टया तो हमें भी नहीं दिखा कि ऐसा कुछ ये क्या किया है। तब मैं ऐसे ही ऐप पे गया तो पता चला यहां नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कितने पार्टिसिपेट किए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है भाई, एक मैं उसको दूसरे नंबर की यूनियन का ओहदा देता हूं, इतनी गैर जिम्मेदाराना है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट छुपा रहे हो। क्यों छुपा रहे हो? अगर आपके उम्मीदों के मुताबिक रहे होते तो आप उसको तमगे के तौर पर यूज करते, कितने लोगों ने इसको ना कहा, इतने लोगों ने हाँ कहा है। लेकिन परसेंट तो 3 से ज्यादा लोगों में भी निकाली जा सकती है। परसेंट क्या है, 5 लोग इधर जाए 5 लोग उधर जाए, 10 में निकल आएगा 50-50। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन्होंने नहीं किया। यही काम इन्होंने होटल फैसिलिटी पे किया, विथ कंपोजिट डीए या फिर होटल फैसिलिटी। हम लोगों से होटल फैसिलिटी के बारे में जब हमने मैनेजमेंट के सामने बात की, वहां कहा गया कि आपने होटल फैसिलिटी क्यों छोड़ी, क्योंकि 90s के दौर में वहां 95-96 तक आपके पास होटल थी फैसिलिटी, उसको हम लोगों ने विड्रॉ कर दिया था, हमें नहीं चाहिए।
उसमें रीजन ये था कि उस समय गांव देहात हर जगह जो है होटल नहीं थे, तहसील स्तर तक होटल नहीं थे, तो उस समय जरूरत नहीं थी। अब बीकेएन के संग सेल्फ करेक्टिव मूड पे चलती है शुरुआत से ही। जो हमें सही लगा हम उसको, ऐसा नहीं कि हमने कल ये कह दिया तो हम उसी की इज्जत रखते हुए शहीद हो जाएंगे, अपने 150 लोगों को शहीद भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसको हम करेक्ट करेंगे। उसको हमने कहा कि वो समय की मांग नहीं, इसको आप रखो। अब आज जब 2024 में किसी कैटेगरी 3 की ड्यूटी लग रही अधिकारियों के बीच में, किसी जो है दौरे पे जा रहा है, वो अधिकारी मैनेजर से लेकर के मैनेजर एंड अबव अपने होटल में रह रहे हैं, ये उनके दया पे पले? क्या ये हमारा स्वाभिमान जो है हमें गवाही देगा? और अगर किसी कर्मचारी को कुछ जो है स्वाभिमान हर्ट किया जा रहा है, वो बीकेएन के संघ के स्वाभिमान को हर्ट किया जा रहा है, ये हम मानते हैं। तो आज हमें होटल फैसिलिटी चाहिए। उसके बाद मैं इस पे बस इतना कहना चाहूंगा, होटल फैसिलिटी जो है, जो हमारी सहमति बनी है, वो विथ होटल फैसिलिटी, या ये ऑप्शन विकल्प रहे हमारे कर्मचारी भाई के पास कि जो पूरा कंपोजिट डीए है उसके साथ वो ले पाए। दोनों ऑप्शन रहेगा आपके पास, आप चाहे जो उसमें से ले सकते हो। एक बात आती है स्टैग्नेशन की। अभी हमारे TA3 भाई हैं, उन्होंने कहा स्टैग्नेशन, और पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, अंकित यादव जी हैं, राजपाल यादव जी हैं, सब उन लोगों ने जो है एक मुहिम छेड़ी। हमने उसमें जो है कहा कि ऐसा है कि बीकेएन के संघ की ये पॉलिसी रहती है कि जो काम करना है ना एज ए लीडर, ऐसा नहीं आपने हमसे कह दिया, हम गए अंदर जो है फुसुर करके चले आए, यहाँ आपको बता दिए, चलो आप चलो साथ में, वहां बात की जाएगी। मैं बता रहा हूं जितनी भी मीटिंगें हुई उसमें जो है आप सभी के प्रतिनिधियों को ले जाया गया और उनके सामने ही हम इसमें सक्षम हो पाए ये करवाने में कि जो ये प्रॉब्लम है, समस्या है, इसको रिकॉग्निशन मिली। और आज की डेट में हम एक कमेटी का निर्माण, स्टैग्नेशन कमेटी का निर्माण 3 अधिकारियों का जो है करवाने में सक्षम हुए। और जो कहीं पता नहीं था जिन यूनियन वालों का, जो कहते थे कि ये तो हेडक्वार्टर का मुद्दा है, मैं रिकॉग्नाइज नहीं हूं, और मैनेजमेंट ने भी लिख के दिया कि ये जो है बीकेएन के साथ रिकॉग्नाइज यूनियन है, उससे बात चल रही है। उनके पास समझ में नहीं आता, हेडक्वार्टर में कोई दूसरी समस्या जब हम लोग सॉल्व करवाते हैं, शाम को ये कैसे छप जाता है उनकी तरफ से कि ईएसयू के प्रयासों से ये हुआ। एक समस्या के लिए आप गंगाधर बन जाओगे, एक समस्या के लिए आप जो है शक्तिमान बन जाओगे। क्या कार्यक्रम है ये तो कल्पना ही हो सकती है ना, हकीकत तो नहीं हो सकता है ना। इन सब चीजों को आप देखना है। ये जो भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, माया जाल फैलाया जा रहा है, इसको तोड़ना है, नहीं तो आप उसमें फंस के रह जाओगे। और दूसरी चीज, बीकेएन के संघ के तौर पे हम जो है कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं आपकी सर्विस कंडीशन से जुड़ी हुई हर चीज के लिए। 2019 में इतना बढ़िया वेज रिवीजन करवाया गया जो है, उसके बाद जब इलेक्शन में गए तो इन्होंने भ्रमजाल क्या फैलाया था। इन्होंने कहा ये जो ढिढोरा पीट रहे हैं कि कैटेगरी 1 के इक्विवेलेंट जो आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दे दी गई हैं, ये अंडर रिव्यू है, 3 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। अर्ध सत्य। मैं माना ये अंडर रिव्यू था, उसके पीछे की भी कहानी है क्यों अंडर रिव्यू करवाया गया था, लेकिन क्या वो खत्म की गई? अभी 3-4 महीने पहले सर्कुलर आया कि वो जो है परमानेंट हो गया, लेकिन उन्होंने वोट तो ले लिए आपके उसी के नाम पे, उसी बहकावे छलावे के नाम पे कि ये सब चीजें जो है आपसे होटल और लीज की बात की जा रही, नहीं दिया जाएगा। आज की डेट में हमारे होटल के रेट्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाने के तैयार हैं। बंचिंग के लिए आपको, बंचिंग और एनुअल इंक्रीमेंट के लिए आपको स्पेशल मीटिंग दी गई है, 21 तारीख को जो है हेडक्वार्टर में है। आप कहां फुआ उड़ा रहे हो जो है कि ये चीजें होंगी उसके बाद वोट ले लोगे? तो भैया मैं बस ये कहूंगा कि आपको डिसाइड करना है कि जाहिलों का साथ देना है कि जहीर का साथ देना है, क्योंकि चाहे जहीर अहमद जी रहे हो
चाहे कोई दूसरा नेता रहा हो, उस आदमी की टेबल पे पावर उतनी है जितने ही आप पीछे यहां खड़े हो। नहीं है अगर आप संख्या, तो वो नहीं खड़े होंगे, वहां नहीं लड़ पाएंगे। एक चीज मैं और कहता हूं, कुछ जो हमारे नए भाई बहन जो आए हैं डिपार्टमेंट में, खास करके 23 बैच के जो हैं, वो कहते हैं, एक्चुअली वो नहीं कहते, उनसे बरगलाया जाता है। कभी मैनेजमेंट कह देती है, कभी ये ईएसयू वाले, आईसीयू वाले जो चंगू मंगू आरओ में बैठे हैं, इन्होंने जब देखा कि मैक्सिमम लोग जो है उधर जा रहे हैं, वीकेंड के संग ये चीजें देख रहे हैं, इन्होंने एक नया सिकुपा छेड़ा कि आप 1 साल तक प्रोबेशन में हो, आप 1 साल तक प्रोबेशन में हो, 1 साल तक के लिए आप यूनियन ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो। किस किताब में लिखा है? किस पाताल वाली किताब, आसमान वाली किताब या धरती लोक वाली किताब में पढ़ ली हो? कौन सा सस्ता नशा करते हो यार? थोड़ा समय दे दो, यूनियन क्या होती है उसको पढ़ लो, लेबर लॉज को पढ़ लो, आईडी एक्ट पढ़ लो, थोड़ा भला कर पाओगे। जो साथी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उन्हीं की नौकरी बचा पाओगे या सीएम चार्जशीट से बचा पाओगे, वो करना नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं, 1 साल ये जो प्रोबेशन में रहेगा वो बच्चा, इस बीच उसकी सर्विस से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो वो अगर किसी यूनियन का सदस्य नहीं है, तो किस यूनियन की जिम्मेदारी बनेगी और कौन कैसे वो अप्रोच करेगा, कौन देखेगा? चलिए इसको दूसरी तरफ देखते हैं। मान लीजिए कोई बैच आ रही है 2026 में, वेज रिवीजन हो रहा है 27 में या 27 में ही बैच आई, उस बच्चे को आपने भड़काया, उसने कहा जो है मैं किसी यूनियन का पार्ट नहीं हूं। एक कर्मचारी की तरफ से अगर हम अथॉराइज्ड हैं वेज रिवीजन के लिए, तो उसकी जो मासिक सैलरी आएगी उसकी तरफ से भी हम वहां जो है दस्तखत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप ये बताइए। क्या उसको जो है वो सैलरी नहीं दी जाएगी? तुम तो अभी तुम्हारे लिए जो एमओएस साइन हुआ तुम्हारे लिए हुआ ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? काहे मिसलीड कर रहे हो? और मैं सारे साथियों से ये कहना चाहता हूं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना बीकेएन के, और दिल से तो लगाना ही नहीं है, ना बीकेएन के ना आईसीयू को। मैं बस ये कह रहा हूं, अगर मैं ये दावा कर रहा हूं यहां आके कि ये जो मंगलयान गया है वो बीकेएन के ने करवाया है, तो आप जो है उसका डॉक्यूमेंट मांग लेना एक बार। सर ठीक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, आप कह रहे हो तो करवाए ही होगे, लेकिन उसका जो है कुछ लिखा पढ़ी में हो, कुछ कहीं कुछ तो कल पुर्जे आए होंगे, कहीं कुछ तो जो है उसका फोटो तो होगा कुछ। और यही चीज अगर ये आईसीयू कह रही है कि इस बार जो 2020 वर्ल्ड कप जीता है हमने जितवाया है, तो उससे भी पूछ लो, कहीं तो प्रैक्टिस कर रहे होगे, एक आध शॉट तो लगा होगा, बता दो। वो सबूत मांगिए, सवाल कीजिए, सवाल यक्ष प्रश्न कीजिए, जिसमें दम होगा, जिसमें सच्चाई होगी, वो जमीन पे टिकेगा, नहीं तो सब रफू चक्कर हो जाएंगे। एक बात कही जाती है कि ये तो यूट्यूब वाली यूनियन हो गई है ग्रुपों पे। जरा एक चीज बताइए, अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारा ये मानना है कि हम क्या कर रहे हैं, एक चीज आदरणीय जहीर सर, सीएमडी साहब या ईडी साहब से मिलके आए किसी मुद्दे पे, वो हमको बताएं, हम यहाँ की कमेटी को बताएं, यहाँ की कमेटी आपको बताए। आपको पता है स्वरूप बातों का बदल जाता है, ठीक? कहावत है, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, ठीक? वो विसंगतियां ना रहें, उसके लिए ये चीज लाई गई है कि जो नेता, आपका जो नेता है, वो डायरेक्ट जो बात कर रहा है, वो डायरेक्ट उस बिंदु पर आपकी जो है उसके मुखारबिंद से आप तक वो बात पहुंचे, क्योंकि वो सरोकार आपका है, वो जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही वो आपके लिए हैं। और 50 से ऊपर वीडियोज हो गए हैं, एक वीडियो में जो है कमेंट कभी ब्लॉक नहीं किया गया है कि कोई आदमी आके वहां कुछ पूछ ना पाए। दूसरी चीज, कई लाइव सेशन किए हैं, वहां खुलेआम सेशन से पहले कोशिश रहती है कि मैसेज डाल दूं हर ग्रुपों में लिंक सहित, जिस भाई को कोई बात होगी वहां रख के आए, आशीर्वाद देके जाए या फिर जो है सवाल उठा के चला जाए। अगर हम डर रहे होते, हमें कोई समस्या होती, हम ये कर पाते? और हमें ये भली बात ही पता है, वो हमारी डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, वहां जो मैं कह रहा हूं उससे मैं मुकर नहीं सकता।
क्योंकि कल मैं जाऊंगा किसी जिले में जो है तो वो सामने रख देगा, अरे भैया ये क्या बोले थे। और कर्मचारियों से ज्यादा तो मुझे इनके कुत्सित प्रयासों पे भरोसा है। अगर ऐसा कुछ होता तो वायरल होना शुरू हो गया होता, हमारे वीडियोज में से कट के अब तक आ गए होते। और एक चीज बता रहा हूं, मजे की बात है, ये जिस राह पर बीकेएन के संग आपकी यूनियन जाती, उस राह पे ये भी बड़े शौकिया चलते हैं, लेकिन चल नहीं पाते हैं। आपकी ये जो यूनियन का प्लेटफॉर्म बना था यूट्यूब का, उसके महज एक हफ्ते के अंदर भी इनका यूट्यूब चैनल बन गया था। उस पे जो है दिवाली की शुभकामना संदेश भी आ गई थी, और एक दिन के अंदर बगैर किसी वीडियो के 100-200 जो है सब्सक्राइबर भी हो गए मुहिम चला करके। मतलब इन्होंने भी वो प्रयोजन किया कि नहीं, हम बात जो है लोगों तक ले जाएंगे। तो वीडियो के बाद क्यों नहीं आए आप? क्यों नहीं आए आप? रखो है दम तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि जो डीलिंक आइटम डेटा पैक जो है हमारा डीलिंक आइटम्स में रहा है, डेटा पैक जो डीलिंग आइटम में रहा है, और जिसके लिए हम पीरियोडिकल मीटिंग्स में भी जो है उसको रखे हैं, और जब वो बीओडी में चला गया तो आप एक लेटर निकाल दो डीलिंग आइटम में डेटा पैक के लिए हमने मुलाकात की, ये हो छप रहा है। बड़ी तगड़ी मुलाकात होती, कैसी मुलाकात होती तुम्हारी यार? पहले कुछ अता पता लापता रहता है, जिस दिन मुलाकात हो जाती उस दिन जो है बस एक दिन में मैनेजमेंट मान गई। बस उसी चीज में नहीं मानती मैनेजमेंट आपके, जो है जो एकदम लगता है कि भागीरथी प्रयास करना है, जैसे स्टैग्नेशन हो गया, जैसे पे फिक्सेशन हो गया। कल मैं बस्ती में था, वहां हमारे एक्स सर्विसमैन थे, या हो सकता है यहां भी एक्स सर्विसमैन भाई होंगे। पे फिक्सेशन की बात आप लोग को भी जानना चाहिए, अपने ही भाई हैं, देश सेवा करके आए हैं। पे फिक्सेशन जो एक्स सर्विसमैन, हमारे सम्मानित एक्स सर्विसमैन है, उनसे संबंधित चीज है। उसको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, इसके लिए आप ही के रेगुलेशन 85 में, रेगुलेशन 81 जो है वो बात करता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी, उसी के अंतर्गत रेगुलेशन 85 बात करता है री एम्प्लॉयमेंट की, जिसमें ये जो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करके जो री एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत खास करके उसमें मैक्सिमम आपके एक्स सर्विसमैन ही आते हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी। उसमें यह व्यवस्था है कि जहां वो छोड़ के आए होंगे 15 साल या 20 साल की नौकरी, उसके बाद यहां री एम्प्लॉयमेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्डशिप जीवन में झेला है, परिवार से दूर रहे हैं, तो एक ये ड्यूटी बनती है एक राज्य के तौर पे, एक संस्था के तौर पे उनको वो दिया जाए। जो जिस बेसिक पे छोड़ के आएंगे यहां उसी बेसिक के आधार पे दिया जाएगा। उसका भी नियम ये है, वो जो बेसिक होगी वो वहां के सर्विस ईयर्स, कितने साल वहां व्यतीत किए, उस अनुपात में जो उस अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। मैक्सिमम जो लिमिट है 15 की है, ठीक। अगर वो वहां 12 साल दिए हैं तो 12 इंक्रीमेंट, और तब तक दिया जाएगा जब तक कि जो जिस इंक्रीमेंट पे वो छोड़े, मतलब वहां छोड़े हैं सैलरी पे, बेसिक पे, उसके इक्विवेलेंट यहां मिलना शुरू हो जाए। ये तो व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के अनुरूप बड़े मजे की बात है कि मिलता भी रहा पीछे। एक बकायदा मुझे लग रहा है 1982 में एक इसके लिए सर्कुलर भी है, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके बाद उसको ओवरराइड करने के लिए कोई दूसरा सर्कुलर नहीं आया, तो माना जाएगा वही सर्कुलर लागू है, जिसको मदर सर्कुलर भी कहते हैं पे फिक्सेशन का। उसमें भी ये बातें कही गई हैं, लेकिन ये एफसीआई है। अगर जो बातें लिखी गई हैं वो मान ही ली जाए मैनेजमेंट के द्वारा, फिर यूनियन की क्या जरूरत रहेगी, आपकी यूनाइट होने की क्या जरूरत रहेगी। उसके बाद वो मिलती रही वो चीजें, फिर एक जब उसमें आप जाएंगे 2001-2 में जो है एक केस भी हाई कोर्ट में जाता है, लक्ष्मी नारायण करके वर्सेज एफसीआई करके ये चीजें हैं, जिसमें जो है सीनियरिटी, वो सीनियरिटी को जो है लेकर के थी, जिसमें आपका जो है वो एक्स सर्विसमैन थे, ये भी था। उसमें उनके अगेंस्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया, और एफसीआई ने वहां कहा कि हम पे फिक्सेशन जो है वो दे रहे हैं, इनको देंगे, ये सीनियरिटी जो अपलिफ्टमेंट है वो हम नहीं दे पाएंगे। और मैंने वहां, मतलब आपने माना ना पे फिक्सेशन दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी 2018 आते आते पे फिक्सेशन एफसीआई से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से
सिंह। अब जब रिक्रूटमेंट हुआ, हमारे साथी आए, वो चीज़ें जो है मैनेजमेंट दे नहीं रही है। उसके बाद हमारे तत्कालीन नेता जो थे आदरणीय दुग्गल साहब त्यागी जी, इन्होंने सबसे पहले न सिर्फ मैनेजमेंट को लेटर लिखा, उसके बल्कि इतना परस्यू किया कि यहां से मैनेजमेंट द्वारा पॉजिटिव कमेंट के साथ जो है मिनिस्ट्री भेजा गया इसके क्लैरिटी के लिए। वहां से मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ने डीओपीटी को भेजा। डीओपीटी ने कहा कि हमारे पास इसके लिए अलग से कोई वो नहीं है, जो आपके पीएसयूज के जो ऑटोनॉमस जो चीजें हैं जिनकी, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। जब ये बात आ गई तो आपके पास तो क्लॉज 85 है ना स्टाफ रेगुलेशन में, उसके लिए आप क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब वो एक तरह से डिनायल आ गया उधर से। उसके बाद जब डिनायल आ गया 2018-19 ये बीता, फिर कोविड भी आया। जब ये मुद्दा, अब आप देखिए अभी दूर दूर तक किसी आईसीयू की सिचुएशन नहीं है इस मुद्दे को लेने की, कोई मतलब नहीं। इस बीच कुछ एक सर्विसमैन मिलने भी गए तो वहां के जो अभी बीच बीच में वायरल भी हो जाता है, जो मृतक आश्रितों से पैसे मांगने वाले, वो नेता जो थे वो कहे देखो ये सब जो है नहीं मिल पाएगा, खत्म है कहानी, टाटा बाय बाय फिनिश वाला कार्यक्रम। ये बातें हम नहीं बताते, जो एक सर्विसमैन गए थे मिलने वो बताते हैं कि हम लोग उनको भी अप्रोच किए थे, ऐसी बातें आई। अब वहां से लौटे, सिचुएशन ये आ गई थी कि जो आपका पे फिक्सेशन का जो मैटर था वो डब्बा बंद होने के कगार पे था। उसके बाद यहां तत्कालीन राज्य सचिव जो अभी भी हमारे नेता हैं, अब आपके हमारे जीएस हैं, आदरणीय श्री जहीर अहमद जी ने आरएलसी लखनऊ का रुख किया, क्योंकि हमारी लीडरशिप ये विश्वास करती है कि मुद्दा जो अगर आज सॉल्व नहीं हो पाया तो उसको जिंदा रखना है। आरएलसी लखनऊ में एक साथ 3 मुद्दे डाले गए 2021 में, 20-21 बीच में। आपका बंचिंग, आपका पे फिक्सेशन एक्स सर्विसमैन का, और एनुअल इंक्रीमेंट, 3 मुद्दे इसी आरएलसी लखनऊ में डाले गए और उसका परसुएशन करते रहे। उस समय यहां के जो चंगू मंगू हैं, 2 नेता हैं, उनके द्वारा ये घूम घूम के जो है कहा गया कि ये तो नेशनल इश्यूज हैं, ये तो बरगला रहे हैं, दिखावे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग यहाँ। अच्छा, उनकी दृष्टि से जो है ये दिखावे की पॉलिटिक्स थी, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है ऐसे ही थी, यहीं तक की थी। हकीकत है वो नेशनल इश्यूज थे, लेकिन जब हमने देखे वहां पे डब्बा गोल हो रहा है तो यहां हमने डाला, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है आदरणीय श्री जहीर अहमद जी का, आपने सुना होगा अधिकारों का अतिक्रमण होते हुए इन्होंने कर्तव्यों का अतिक्रमण किया। ये ऐसा इंसान है जो कर्तव्यों का अतिक्रमण कर गया कि नहीं। किसी ने कहा है कार्य करने वालों को पोस्ट की जरूरत नहीं होती, कहीं भी किसी भी संस्था में रहें, ये सब जरूरत नहीं होती है। एक अगर परिवार में बड़ा भाई है, अगर वो परिवार को संभाल रहा है, उसको बाप के पदवी की जरूरत नहीं है कि छोटे भाई बहन को पढ़ाने लिखाने या उसकी शादी और के लिए नहीं है तो बाप की जिम्मेदारी है। मनसा की जरूरत होती है, इच्छा की जरूरत होती है, डेडिकेशन की जरूरत होती है। वैसे यहाँ इस यूनियन को हमने जो है प्रेम से चलाया है, अपने साथियों के साथ प्यार से जो है चले हैं। वो जो दोनों मुद्दे थे, 3 मुद्दे थे, उसके बाद पे फिक्सेशन पे ये हुआ, मैनेजमेंट ने कहा कि ऐसा 2019 के बाद जो है ऐसा है, मैं आप यहाँ जो हमने यहाँ डाला आरएलसी में, उसके बाद जो है हम परस्यू करते रहे। मैनेजमेंट ने कहा कि ऐसा, हम जब भी अपने पीरियडिकल मीटिंग में रखे, उन्होंने कहा कि आप तो सीजीआई टीम चला रहे हो तो कैसे यहाँ बात करेंगे। हमने कहा देखिए हम मांग के तौर पे उसको वहां रखे हैं, आप नहीं मांग रहे हैं इसलिए हम वहां रखे हैं। आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट होता है, आप यहां कर लीजिए, पार्टी तो हम ही, हम उसको हटा देंगे। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, इसको जो है एक काम करते हैं, आप प्रपोजल बना के हमें दीजिए। हम लोग ने प्रपोजल बना के दे दिया। प्रपोजल जब बना के दिया, उसके बाद जिनकी जो है ये सूंघने वाली शक्ति तेज है, हाँ, जिनकी पूरी यूनियन ही इसी पे चल रही है, उन लोगों ने भी उसको लिख पढ़ के शाम तक जो है पहुंचा दिया। लो सजनी हमहू राजकुमार, कहावत है।
और वो 1% वाली सीटों भी पीछे नहीं रही, वो भी चिपका उपका दी। तो मैनेजमेंट ने कहा कि ऐसा है, बहुत सारी यूनियंस का आ गया है, हम इसको जो है इस पे वो करेंगे। हाँ, एक चीज और बता दें, भूल गए, यहां के जो चंगू मंगू आरओ लखनऊ के थे, आईसीयू के छोटे जो मानसिकता वाले लोग जिनको कहूंगा, जो अभी 2 साल तक ये कहते फिर रहे थे कि ये नेशनल इश्यूज हैं, ये बीकेएन के संग राज्य समिति कैसे उठा सकती है, अपनी पीरियडिकल मीटिंग में लेके उसको घूमने लगे। भैया कई जबान है तुम्हारे मुंह में, हो तो इंसान ही, रेप्टाइल या सरीसृप हमारे बायोलॉजी वाले जानते होंगे, उनको होते हैं दो तो नहीं होंगे ना। एक ही जबान रखिए, आप अपना एक स्टैंड रखिए। कभी कहोगे मैनेजर्स जो है एफसीआई के लिए ठीक नहीं है, बीकेएन के संग में ये मैनेजर्स और रिटायरीज क्या कर रहे हैं, तुम्हारे यहां क्या कर रहे हैं, अब इस समय हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। वो जो आया था जो है कि वापस जाओ फलाना चोर वापस जाओ, अभी वर्क टू रूल में पंजाब से, और उस वर्क टू रूल की भी जो है अजब ही कहानी है। खाली पंजाब का वर्क टू रूल था कि पूरे नॉर्थ जोन का वर्क टू रूल था? बाकी जगह से क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए बाकी जगह से? आपके उत्तर प्रदेश की मैं बताना चाहूंगा, पहली बात तो इनके रीढ़ की हड्डी नहीं थी कहीं जो है एक स्पेशल रोक पाएंगे, और कहीं अगर रोके भी, हमारे संज्ञान में ये था, हम लोग के हमारी लीडरशिप संज्ञान में ये था कि जो एजिटेशन लीगलिटी ग्राउंड पे टिक नहीं रही है, कल ये भाई उसके में पिसेंगे, और हम ये करके अपना दामन नहीं छुड़ा पाएंगे कि ये हमारे बीकेएनके के सदस्य नहीं है, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज्ड हैं, हम 100% को ओन करते हैं। तो हमने कभी भी उनके नाम को आगे नहीं जाने दिया, कभी भी नाम को आगे नहीं जाने दिया। नहीं तो जो 4 सीट एससीएन पंजाब में मिली हैं, वही 4 सीट एससीएन यूपी में भी मिली होती। जरा 1 मिनट के लिए काल्पनिक रूप से जो है आप सोचिए, यहां अगर ईएसयू आईसीयू रिकॉग्नाइज्ड हुई होती, यहां भी तो खूब तांडव करते, तो हर डीपीओ से कितने एससीएन 4 सीट मिले होते? सैकड़ों। तो क्यों फ्री फंड में लेना है 4 सीट एससीएन? आप सब पढ़े लिखे हो, सब जानते हो, और मुझे गर्व है अपने उत्तर प्रदेश के सभी साथियों पर कि इन सब चीजों को जो है अच्छे से समझते हैं। ये अलग चीज है, हमारे साथी तहजीब वाले हैं, अगर कोई आता है तो गले मिल लेते हैं, ठीक है आओ, होना भी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं जहां आपके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ करने की चेष्टा किसी कुत्सित मानसिकता वालों के साथ के मन से हाथ से किया जाना हो, वहां सावधान रहिए। क्योंकि एक चीज में बीकेएन के संघ के अंदर कमी है, वो आप भी मानोगे, हम काम वहां कर सकते हैं दिन रात एक करके, आपके सर्विस कंडीशंस पर, आपके भविष्य की फैसिलिटीज पर, लेकिन दिन रात आपके पीछे पीछे नहीं घूम पाए हैं अभी तक, ना घूम पाएंगे कि भैया ये देखो ये हमने करवा दिया, भैया ये देखो ये हमने करवा दिया। इसको तो आप लोग को करना पड़ेगा, आप लोग को देखना पड़ेगा। जो काम होते हैं मैनेजमेंट से निकलवाने होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे सुई में धागा डालना, इतने संवेदनशील नाजुक होते हैं। अब इसी हाथ पे कुछ मधुमक्खियां भी काटने लगे, आईसीयू और दूसरे जैसे, ऐसे ऐसे। तो आप कम से कम ये कार्य कीजिए, इन मधुमक्खियों को हटाते रहिए, और आप हिसाब लीजिए हमसे, आप हिसाब लीजिए अपने मुद्दों का। ये सब जो प्लेटफॉर्म है, यक्ष प्रश्न पूछिए। अच्छा, प्रश्न पूछने से याद आया, पे फिक्सेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रह जाएगी। पे फिक्सेशन अब अभी 4 जुलाई को मैनेजमेंट ने दिया है, उस पे जब देखा जो है, चंगू मंगू ने तो ये कहा कि अपने पीरियडिकल मीटिंग देना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो निंदा कर रहे थे कि रीजनल की मुद्दे नहीं, आप जो है ऊपर कैसे ला रहे हो। इनकी ऊपर वाली टीम ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा काम करवाने जा रहे हैं, कल को जो है हमारे लिए समस्या हो जाएगी। इन्होंने अपने कुछ लोगों को कह के इंडिविजुअल केसेस डाल दिए, 3 इंडिविजुअल केसेस डाल दिए। अरे अच्छी मानसिकता थी तो आप उस इंडिविजुअल केसेज में जो है पार्टी बन गए होते,
एज ए यूनियन? क्यों नहीं बने? अगर इंडिविजुअल केसेज में सफलता मिली भी, क्या वो सर्वांगीण रूप से, समान रूप से जो है सभी एक्स सर्विसमैन साथियों पर लागू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको पता नहीं है? अगर पता नहीं है तो आप जो है यूनियन बाजी बंद कर दो, और पता है तो अपनी धोखेबाजी बंद कर दो। साथियों, एक यक्ष प्रश्न यहां भी है जो आप लोगों को पूछना चाहिए। नहीं पूछ रहे हो, बीकेएन के संघ से पूछना चाहिए, पूछना चाहिए प्रश्न। चलो आप लोग की तरफ से मैं खुद से ये प्रश्न पूछता हूं कि आप लोग तो कई केसेज लड़ रहे हो, इस केस में आप क्यों नहीं चले गए? हाईकोर्ट आप क्यों नहीं चले गए? कि पे फिक्सेशन जब लॉजिकल है, आपके जो है स्टाफ रेगुलेशन का पार्ट है, सब कुछ है, पीछे मिलता आ रहा है, तो आप क्यों नहीं गए हाई कोर्ट में? वो लोग चले गए इंडिविजुअल केस बिगाड़ने के लिए। ऐसे सवाल पूछिए थोड़ा। उसका कारण ये है, दो कारण है उसके। हम ऑलरेडी उस केस को यहां आरएलसी में डाल के सीजीआईटी तक ले जा चुके हैं, और वो जो संस्थान है वो अपने आप में जिला सत्र न्यायालय की पोजीशन होल्ड करता है, उसके इक्विवेलेंट होता है। कहीं भी आप कोई केस लेके जाओगे तो आपसे जज की पहली और एक क्वेरी रहती है कि ये कहीं भी ये वाद कहीं और लंबित है किसी और जगह? अगर है तो पहले आप वहां, खास करके सर्विस से जुड़ी हुई, क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये इन्हीं सर्विस कंडीशंस, इन सब चीजों के लिए ही बनाई गई है। तो हम वहां नहीं गए क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहां कोर्ट में ये चीज है, और यहां हमारे पास ये ऑप्शन है। हम पार्टी हैं, जिस दिन मैनेजमेंट को ये होश में आ जाए कि नहीं ये जो हकीकत है इनको मिलना चाहिए, नहीं तो हम ये ले लेंगे, वो कहेगा हम हटा लेंगे। दूसरा रीजन था, आज खुदा न करे, भगवान न करे, यहां से अगर हमारा ये दावा खारिज भी हो जाए सीजीआईटी से, हमारे पास ये ऑप्शन तो रहेगा ना हाई कोर्ट में जाने का, इसके ऊपरी अदालत में। अब समस्या ये, इतना सोचने की जो है उनको जरूरत ही नहीं है। वो तो जल्दी में रहते हैं कि चुनाव आ रहा है, एजिटेशन करो, एजिटेशन करो, बस चार्जशीट इशू हो गए, कोई बात नहीं, एजिटेशन करो, एजिटेशन करो। क्या हो गया भैया, कहां इतनी जल्दी में हो? क्या कर लोगे? ये कहते हैं, इनकी भाषा देखिए, ये कहते हैं ये सत्ता में है। क्या हुटर लेके घूम रहे हम लोग? अरे अपना दिमाग खोलो, ढक्कन खोलो। सत्ता में नहीं, सत्ता में मैनेजमेंट होती है, कलम उसके पास ही होती है। आप विपक्ष में अच्छा भूमिका निभाने के लिए यहां आओगे। एक बार इनको मौका मिला था, मैं अपने साथियों से पूछना चाहूंगा, एक बार मौका मिला था 95 में, और वो भी वोट के आधार पे नहीं मिला था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो भी वोट के आधार पर नहीं मिला था। वो कैसे मिला था? टेक्निकल ग्राउंड में कोर्ट में मैटर चला गया था। उस समय आपकी जो बीकेएन के संस्था है वो पैन इंडिया एक ही नाम से नहीं थी, जोनल आधार पे बटी हुई थी। वोट आपको फिर भी ज्यादा मिले थे, लेकिन चूंकि नाम नहीं था आपका पैन इंडिया, टेक्निकल आधार उनको मिल गया। एक चीज जो है तारीफ करूंगा, उस कार्यकाल में उन्होंने एकदम मतलब ऐतिहासिक काम किया था। जो वेज डिवीजन आपका जो है 5 साल का होता था, उस वेज डिवीजन को उन्होंने कहा 10 साल का करो। आज 5 साल में अगर होता है कोई चीज तो जल्दी ही आपके पास वो समय आ जाता है, कोई कमी रह गई तो उसको करेक्ट कर लें। उसके बाद मैं अपने साथियों को हाथ जोड़ के, जो हमारे पूर्व के अधिकारी कर्मचारी रहे हैं और अभी जो हैं, धन्यवाद दूंगा कि कभी उन लोगों ने फिर ऐसे लोगों को मौका ही नहीं दिया। तो जब वो इस चीज से दूर हैं, संघर्ष से दूर हैं, तो उनको तो अभी वही जन्नत की हकीकत पता है नहीं। उनको लगता है कि ये सत्ता है, तो कहते हैं ये सत्ता में बैठे हैं। यूनियन सत्ता की चीज नहीं, संघर्ष की चीज है। और एक कर्मचारी के तौर पे मैं ये बस इतना चाहूंगा, अगले इलेक्शन में बीकेएन के संघ का आना कर्मचारियों के लिए, ये उसकी मजबूती के लिए तो आवश्यक ही है, लेकिन उसकी एक मजबूरी भी है कि हमें अब इसको लाना पड़ेगा। क्योंकि ये स्थान अगर वैकेंट होगा, ये स्थान वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ऐसे ऐसे जाहिल लोग आएंगे
जिनको कुछ पता ही नहीं है, हवाबाजी चल रही है, सारी हवाबाजी चल रही है। डेटा पैक पे गए, मिलके चले आए, मिल लिए। अरे कुछ बात तो किए हो। अभी जहीर सर जो है मिलके आए हैं, उन्होंने अपने मैसेज में कन्वे किया था डेटा पैक पे जो बात हुई है उसमें बकायदा बात हुई है कि जो ये डिजिटल इंडिया किए जा रहे हो आप, चलेगा कैसे ये सब। एक अपडेट भी है उसके लिए, आप लोग पढ़े होंगे। उसमें 3 ईडीज की कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें ये एक पैन इंडिया लेवल पे एक नियोक्ता जो है कोई एक कंपनी को ये हायर करेंगे। आपको रिम्बर्स के लिए दौड़ना नहीं है, नहीं ये मेरा सिम हो गया, इसका पैसा मैं लगा दिया हूं, वापस नहीं आया। वो सेंट्रलाइज रूप से मंथली उसका जो है, जो भी सिम इशू होगा उसका आएगा बिल, वो अपना देखेगी मैनेजमेंट, ये व्यवस्था रहेगी। अब मैं बात करता हूं, भाई ने कहा क्यूएमएस पे 9 जुलाई को हमारी पीरियोडिकल मीटिंग थी नॉर्थ जोनल मैनेजमेंट के साथ। तो उसमें मैं खुद भी था, मैंने बात रखी थी, आदरणीय पटनायक साहब थे, जीएम क्यूसी साहब थे, जो है पीएन सिंह साहब थे। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो ये एजेंडा है क्यूएमएस, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मिनिस्ट्री से लाई जाती हैं, मिनिस्ट्री से आई हैं, और उसके पीछे का भी रीजन जो रहा है ना, उसका भी मैं जिम्मेदार इन्हीं लोगों को मानूंगा, क्योंकि पंजाब में जो गतिविधियां इन्होंने चलाई हैं, पीछे जो अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, जिसमें एफसीआई बदनाम हुई है। जरा एक चीज आप सोचिए, यहीं अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के ट्रांसफर, पोस्टिंग, उसके एससीएन चार्जशीट के लिए धन उगाही का काम वीकेंड के संघ के रिकॉग्नाइज्ड है, करवाने लगे, या वहां से चार्जशीट एससीएन इशू हो, उसके बाद आप आओ वहां कार्यालय नाक रगड़ो, एक हाथ से लो एक हाथ से दो वाला कार्यक्रम चलने लगे, तो क्या करोगे आप? ये किसी भी यूनियन के लिए जो सही नहीं होती, कर्मचारियों के लिए भी नहीं सही होती। डूब मरना चाहिए ऐसी स्थिति के लिए। कब तक वो सैलरी से देगा? गलत राह पर जो है जाने के लिए आप बाध्य करोगे लोगों को। यही किया गया पंजाब में, उसका नतीजा ये रहा जो है कि गलत एजेंसियों के साथ गलत चीजें फीडिंग हुई, वहां का पूरा माहौल विस्तृत रूप से जो है गंदा हो गया पूरा, जिसका नतीजा हमारे कितने साथियों को उठाना पड़ा, आज अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। और एफसीआई की इतनी बदनामी हुई इन निकम्मों की वजह से, अनपढ़ों की वजह से, कि मिनिस्ट्री भी इसमें जो है, जो सरकार बनने के बाद 100 दिन का एजेंडा होता है, यहां से था क्यूएमएस का लागू करने का। और वही आप जब उसमें लॉग इन करोगे तो एक तरफ एफसीआई का मॉड्यूल दिखेगा, एक तरफ मिनिस्ट्री का। गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। क्यों है वो? आपके डॉस में ये नहीं था, क्योंकि वो चीजें नहीं थी। उसमें डायरेक्ट जो है एक क्लिक में मिनिस्ट्री एक्सेस लेना चाह रही है, पारदर्शिता के नाम पे होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, इससे हम नहीं वो कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्शन था उस मीटिंग में, हमने यही कहा कि सर ऐसा है, जोनल ऑफिस की मीटिंग में हमारे पास ऑलरेडी 2014-15 डिजिटल इंडिया के नाम पे आपने थमा दिया था जो है डॉस, जो आज भी फुल फ्लेज जो है बहुत अच्छे से, नहीं कभी सर्वर डाउन हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, आदमी रात को 10 बजे तक उसी में पीस रहा है हमारा भाई। उसके बाद नई चीजें चली आ रही, पीछे वो जो लिखन पढ़न की व्यवस्था है वो बदस्तूर चलती जा रही है। इसको तो आप जो है संज्ञान लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप अपडेट कीजिए, क्योंकि एफसीआई अपडेट होती रहेगी तो बेहतर है, हम उसके साथ हैं। लेकिन पिछली जो व्यवस्थाएं हैं उसको कब तक पीसते चलेंगे? आगे नहीं लाइए पीछे हटाइए, आगे नहीं लाइए पीछे हटाइए, साथ चलते रहिए। एक साथी के ऊपर ऑलरेडी जो एजीए देख रहा है, क्यूएमएस देखेगा, जो है कहां एंट्री करेगा एक ही चीज, और जरूरत क्या है? उन्होंने खुद जो है ये एडी साहब और जीएम क्यूसी जो जोनल से वाले साहब हैं, उनकी ये वर्डिंग थी। देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये यहाँ की पॉलिसी है नहीं, नॉर्थ जोन लेवल की, ये हेडक्वार्टर की है, और जहां तक मुझे पता है आप लोग के एनईसी ने इस पे बात किया है, और ये भी सूचना है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो है कि के लिए एक फर्म को हायर किया गया है जो इंटीग्रेटेड व्यवस्था बना रही है कि आप एक जगह करोगे वो सब होगा।
अब उसमें पीछे भी हमारी मांग थी, उसमें थोड़ी टेक्निकलिटी ये आ जा रही थी, एक होती है सेंट्रलाइज व्यवस्था, लेकिन एक जो स्टेट वाले हैं ना वो अलग अलग है, इस स्टेट में सीएस है, वहां कुछ और है, वहां कुछ और, वहां कुछ और। तो उसकी तरफ से जब डिलीवरेशन हो रहा था तो हम लोग ने ये कहा ऑलमोस्ट जो डेवलपर है वो एनआईसी ही है, चाहे कोई भी राज्य हो। तो देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, हम लोग जो है ना इन्फोसिस वाले हैं ना वो कौन सी जो आईटी कंपनियां होती वो है, हम लोग तो बस ये कहते हैं भैया ये इसका ग्रहण काटो, सही हो कर दो, बस हमें काम करना है। मैं अपने साथियों से भी कहूंगा, एक चीज कहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमें काहिल नहीं बनना है। काहिल बड़ा प्यारा शब्द है, जो बन जाते हो बहुत आराम से सोता रहता है, वो नहीं बनना है, काम करते रहना है। ये 5 उंगलियां हैं, इनकी ये हालत क्यों है? कहते हैं ना पूर्वज जो है बंदर थे, पता नहीं कोई कोई कहता है हमारे नहीं थे, तुम्हारे तो रहे होंगे। हाँ, इसमें ये जो उंगली है इसमें एक लैमार्क थे। लैमार्क भाई साहब ने कहा था कि ये उसको हिंदी में कहते हैं अंगों के कम या अधिक प्रयोग का नियम। वो कहते थे जिसका यूज नहीं रहता ना वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब हम धर पकड़ मार और ऐसे चलते थे तो ये सब काम में थे, आज ऐसे चलते हैं, हाँ इसका काम उतना है नहीं, ये धीरे धीरे हो रहा है, साइंटिफिक चीज है। उसी तरह अगर आप जो है कभी 50,000 के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, एफसीआई में आपकी स्ट्रेंथ 50,000 के ऊपर पूरी एफसीआई की स्ट्रेंथ रहा करती थी। आज की डेट में वो अगर 25 और 20 के बीच में आ गई संख्या, 25,000 से 20,000 के बीच में, आप कहाँ किस कगार पे जा रहे हो? सारे भाई कहते हैं कि हमें तो जो है एसडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी में ही जाना है। अच्छा, वहां भी समस्या बताएंगे कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि हकीकत है, ठीक। और हमारे अधिकारी इसी से अपने कर्तव्यों की तीसरी मान लेते हैं, नहीं बिल्स में उसमें लिख के दो, एमआईआर में लिख के दो, हम काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अधिकतर जगह तो कट ही नहीं पाता है, और जहां कटता भी है, ऐसे भी प्रदेश हैं, प्रदेश सरकार की एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो आते हैं साल तमाम में एक बार, कहते हैं कि हमें वो थोड़ा डेटा दे दीजिए आप कितना मेरा कटा है, जबकि मंथली भेजा गया है, उनको भरवाना है। उद्देश्य तो नहीं सॉल्व हुआ ना, जो हमारे कर्मचारियों को वहां व्यवस्थाएं चाहिए थी, जो हमारे एमटीएफ में लिखा गया है कि वहां पोस्टेड जो है हमारी आपके बीच में ये टाइअप हो रहा है, आप इतना इतना करोगे फुलफिल। लेकिन हमें ये प्रयास करना है कि एटलीस्ट जो एफएसडीज हैं, एफएसडी आपके एफसीआई की बैकबोन है, ये याद रखिएगा। ये आपका अपना घर है एफएसडी, और मैं इस चीज के लिए गर्व भी करता हूं कि हमारे अपने एफएसडी में वो इरेगुलरिटीज नहीं मिलती हैं। कहीं सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी या अन्य पीजी में मिल जाएगा कि वहां ये इतना घपला हो गया, वो हो गया। आपके एफएसडी में नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये आप अपने घर की तरह इसको संभालते हो। वहां भी संभालते हो आप, लेकिन वहां किसी और का भी हाथ रहता है, तो आपकी जो है सीमाएं सीमित है। तो इसको हमें पीछे नहीं हटना है, हमें बीएसएनएल नहीं बनना है कि हम काम नहीं करेंगे। हम काम करेंगे, लेकिन काम में जो समस्याएं आएंगी, जो संसाधन जरूरत होगी, वो आपको देना पड़ेगा। ये हमारा टोन होगा, क्योंकि हमें इसी एफसीआई में नौकरी करनी है, इसी एफसीआई से के पैसे से अपने बच्चों को पालना है, इसी एफसीआई की सैलरी से अपने बूढ़े माँ बाप की दवा और जो भी रूटीन के खान पान, हाँ सारी व्यवस्थाएं करनी है। तो इसलिए एफसीआई को बचा के रखना है। तो ये देखिए, अगर कोई भाई हमारा ये उम्मीद करता है कि हम जो है मुंह की बात एकदम करेंगे, नहीं बैठो मौज से, भैया वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हम ऊपर कुछ करवा नहीं पाएंगे। करेंगे काम, समस्या आ रही वो हटाएंगे, वो हटेगा। क्यूएमएस की जहां तक बात है, इधर उधर से हमने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटियों से, आपके अध्यक्ष सचिव बैठे हैं, पूछिए, फोन किया, हमने कहा कायदे से ये फोन आप लोग को करना चाहिए था, भैया क्या कर रहे हो, अपनी संस्था पे पोस्ट पे किस लिए हो, आप चिट्ठी लिखो। इन्होंने फिर मैनेजमेंट को यहाँ चिट्ठी लिखा। उसके पीछे रीजन ये था कि जब डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज से जो है आ जाए एक्चुअल समस्या क्या है, उसके बाद हमारे पास फैक्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर फैक्ट्स पे ही बात की जा सकती है। ऐसे नहीं कि इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, क्या मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, क्या मांगे, गोरखपुर वाली समस्याएं दूर करो, क्या समस्या है पता ही नहीं।
वो नहीं करना है, वो दूसरे लोग करते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, मैं उनकी दाद देता हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक। और भगवान करे जो है वो हमेशा यही करते रहे, उनकी जो सूंघने की शक्ति है निरंतर बढ़ती रहे। इन्होंने लिखा, आपके बनारस ने लिखा, हापुड़ ने लिखा, कई डिस्ट्रिक्ट कमेटियों ने लिखा। उसके बाद हम लोगों ने संकलित किया और खुद भी हमारी टीम बैठी, और खास करके उसमें जो टेक्निकल स्टाफ हैं उन हमने एक विस्तृत पत्र तैयार करके जो है शीर्ष मैनेजमेंट को भेजा है, आदरणीय जहीर अहमद सर के जो है नेतृत्व में। और एक सकारात्मक यूनियन होने के नाते न सिर्फ हमने समस्याओं को लिखा बल्कि उसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं। ऐसा नहीं कि हम पत्थर मार के भाग जाएंगे, क्योंकि हमें यहीं रहना, यहीं जीना है, लोगों के बीच जीना है, लोगों के बीच भी जो है रहना है। हमने उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी, आप ये सुधार कर सकते हो इसके लिए। और आप लोग से भी निवेदन है कि उन पत्रों को पढ़ा करो, फिर उसके बाद विभिन्न माध्यमों से हम तक कुछ सूचनाएं भेजा करो, भैया आपने ये थोड़ा इसको ना ऐसे लिखते जा, ठीक रहता, अगले जो एफर्ट्स करेंगे हम बेहतर होंगे। ये जो YouTube का माध्यम है वो इसीलिए है कि कोई हम यहाँ बात जो कह देंगे और हम नहीं किए रहेंगे, कल हमारे सामने आएगी तो हम जो है, किस व्यक्ति को स्वाभिमान नहीं प्यारा होता है, सबको प्यारा होता है, हमको भी प्यारा है। और इसी चीज का जो है एज ए यूनियन हमें जो है इसी चीज का गर्व है कि हमारी कोई ऑडियो वायरल नहीं होती किसी मृतक आश्रित से मांगते हुए कुछ, हमारी कोई जो है चंदा चोर और ये सब चीजें नहीं वायरल होती है। काम करेंगे, हो सकता है इस डिपो से उस डिपो के ट्रांसफर में करवाने में हम पीछे रह जाएं, ये मानूंगा मैं, लेकिन आपको भी तो एक निर्णय लेना होगा। इस डिपो के उस डिपो के ट्रांसफर के आधार पे निर्धारित करना है कौन सी यूनियन जो है हमारे हकों के लिए लड़ेगी, या फिर लॉन्ग रन में जो न सिर्फ आपके कार्यकाल, आपके जो है पूरे एफसीआई रिटायरमेंट होने तक, बल्कि रिटायर होने के बाद भी आपके साथ जो नीतियां काम करेंगी, आपकी सर्विस कंडीशन, उसके लिए जो बेहतरी के लिए जो लड़ रही है उस यूनियन को आगे बढ़ाना है। आप डिसाइड करो। हम तो, हमारा क्या है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन, यूनियन का इंटेंशन, बीकेएन के संघ इंटेंशन, मतलब कर्मचारी का इंटेंशन। हम तो कहते हैं कि ख्वाहिशें पालो आप, लेकिन वो समस्या मत पालो आप जो है कि ख्वाहिशों की, जो ख्वाहिशों के काफिले हैं उनकी अजीब समस्या है, ये वहीं से गुजरता है जहां राह नहीं होती, तो वो नहीं पालना है। आप बताइए, ये हमें चाहिए, आप लॉजिक बताइए, अपने बीच से बताइए। हालांकि हम कभी सर्वे और इस पे नहीं जाते हैं। एक था जो है पथभ्रष्ट जो है आदमी था, इनका छुटभैया नेता था आईसीयू का, उसने कहा अगर लीज और होटल फैसिलिटी पे हम चले गए, लोगों के बीच में सर्वे करवा दिए, ये तो लोकतांत्रिक है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? हम कहे बहुत बढ़िया। क्यों गए वहां? सुबह तक चिल्ला रहे थे, होटल लीज दिलवा नहीं पाए। हाँ, आप अगर यूनियन लीडर हो, आपके अंदर मीटिंग के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। वो इतिहास सिद्ध करेगा कि वो आपका जो निर्णय था वो गलत था या सही था। बात बात के लिए आप जो है सर्वे करवाने जाओगे तो आपकी लीडरशिप क्या है? आपको लीडर ने चुन लिया गया है, आपको लोगों ने चुना है, इसलिए नहीं कि वहां, अच्छा ये बात है सर, भैया क्या करूं, ये बात है, आपको लीडर चुना गया, मैसेंजर नहीं चुना गया है। क्या बात करते हो आप? ऐसे यूनियन चलाओगे और उस चीज को जो है सही भी साबित करने के चक्कर में पड़े हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी बल्क ट्रांसफर हुए थे जिसमें से 85 आपके यूपी के थे, 85 जिसमें भाई साहब भी थे। और काफी समय हो गया, मैं शॉर्ट में इसको समरअप करना चाह रहा हूं, गर्मी बहुत है। इनका जो आया था 27 सूत्रीय एजिटेशन, 27 तारीख से 27 सूत्रीय एजिटेशन जो था इनका मई से चल रहा था नॉर्थ जोन में। उसमें एक मांग थी रोस्टर क्लियर करो हरियाणा पंजाब की, और वो मांग हमारी भी रहती है, लेकिन हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रहती है। हम किसी अपनी मांग पर कत्लेआम करने की इजाजत नहीं दे सकते कि आप खुलेआम जो है चाबुक लेके उधारना शुरू कर दो, इधर से उधर तहलका मचा दो कि यहां से
85-100 लोग जो है घर से भगा दिए जाए। हम उसके लिए सस्टेनेबल व्यवस्था की मांग करते हैं कि मैक्सिमम जो आए उनको जो है आप हरियाणा पंजाब में करो, वहां के भाई को यहाँ ट्रांसफर करो, फेज आउट फेज मैनर से करो। और एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं खुद हरियाणा में 7 साल रहा। पहली बार जो मेरा ओन रिक्वेस्ट लगा था वो कैसे लगा था, पहले कोई मुकम्मल व्यवस्था ही नहीं थी रोस्टर होने की। ये तो हमारी उस समय की जो एनईसी थी, आदरणीय दुग्गल साहब, आपकी बीकेएन के संग थी, जिसने प्रॉपर एक फॉर्मेट निकलवाया कि इस आधार पे ऑन रिक्वेस्ट रीजनल, इंटर रीजनल, जोनल, परमानेंट जोनल ट्रांसफर चीजें होंगी। इसके लिए टाइम फ्रेम होगा। और मेरा तो केस ऐसा था, अजीब नियम निकलवाया था उन लोगों ने, कहा था कि आप डालोगे कॉपी रीजनल ऑफिस को, भेजोगे थ्रू प्रॉपर चैनल और कॉपी करोगे जोनल ऑफिस जहां रोस्टर होना है। नियम था ये, 2015 की बात बता रहा हूं, तभी करवाया गया था। और अगर ये पुटअप जो है 15 दिन की 30 दिन की मियाद उसमें होती है, रीजनल लेवल पे नहीं हुई थी, ऑलरेडी रोस्टर हो जाएगी वहां। और मेरा रोस्टर हो गया था, हालांकि 2015 में लगा था, उसके बाद भी मैं 2020 में आया हूं। ये चीजें रही हैं। तो हमने तो निरंतर इस व्यवस्था को और पारदर्शी और अच्छे तरीके से जो आगे बढ़ाने पे काम किया, लेकिन कत्लेआम नहीं करने देंगे। अभी जरा सोचिए, 85 लोगों के जो एक मुश्त ट्रांसफर हो गए थे, उसमें कितनी महिलाएं थी। यहां से एकाएक कितने ऐसे भाई थे जो एक बार जम्मू कश्मीर से भी होके चले आए, उनको भी दोबारा भेज दिया गया है। ऐसा नहीं था जो यूपी में ही थे। हमारा तो ये मानना है सबको अपना घर मिले, लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या कहा, रोस्टर क्लियर को भगाओ सबको, क्योंकि उसके पीछे ये भी आ रहा है, कहीं जगह से जो है आया भी है वहां से, तो कैसे फुलफिल करेंगे। अब उसके लिए रोकने के लिए हम लोग जो है आरएलसी में गए, 6 दिन के लिए, 7 दिन हफ्ते भर के लिए रुका। फिर आरएलसी में अगली हियरिंग आई, लेकिन हम लोग को ये मैसेज मिल गया कि ऐसा है कि आज आरएलसी चाहे जो डिसीजन दे, इनको रिलीव कर ही देना है। हुआ भी वही। जैसे ही आरएलसी जैसे ये मैसेज पता चला, मुझे आदरणीय जहीर सर का ये मैसेज आया कि यहाँ आरएलसी में ये चल रहा है, मैनेजमेंट की ये मंशा है, सारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को स्टैंड बाई पे रखो कल के एजिटेशन के लिए, कल के एजिटेशन के लिए स्टैंड बाई पे रखो। हमने पूछिए इन सबको मैसेज किया, हमारा जो ग्रुप है सभी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों का, जो जिसमें सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, हमने कहा आप सब लोग कमर कस लो, नहीं तो 85 जो भाई हैं उनको वो करना पड़ जाएगा। हुआ भी वही। जैसे ही एजीएमपी साहब आरएलसी से बाहर निकल रहे हैं, फोन गया सबको, सारे एरिया मैनेजर्स को रिलीव करे, सबको रिलीविंग शुरू हर जिले में। उसके बाद हम उसी आरएलसी में कह आए थे, अगर हमारा यहाँ जो है आईडी एक्ट 33 का जो है ये उल्लंघन कर रहे हैं सर, तो हम बाध्य नहीं, हम भी उल्लंघन करेंगे, एजुटेशन पे जाएंगे, क्योंकि उल्लंघन इनकी तरफ हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ आए ऑफिस, हमने फिर से उसी दिन 4 साढ़े 4 बजे जो है नितेश जी और संजीव जी वहां इनको भेजा गया कि आप फिर से जाओ। हमने आरएलसी को फिर से लिखा कि ये रिलीव कर दिए, अभी सुबह वहां बैठे थे, ये आईडी 33 का उल्लंघन किए हैं और हमारी गलती नहीं होगी अगर हम एजिटेशन जा रहे हैं। तुरंत उनसे जो है ये एससीएन कह लो, कार्ड बताओ, नोटिस कर लो, मैनेजमेंट को, यूपी की मैनेजमेंट को 1 घंटे के अंदर वहां से इशू हुआ। अब यहाँ एक चीज बता दूं, आरएलसी वाले खाली ऐसा नहीं है वीकेंड के संघ के लिए वहां बैठे हैं, और भी काम होते हैं उनके पास, लेकिन ये आपकी परसुएशन होती है, आपकी लीडरशिप परसुएशन होती। भैया बाबू, हमारे कर्मचारियों की जरूरत है भैया, बहुत जगह हाथ भी जोड़ते हैं आप लोगों के लिए, हाँ, क्योंकि हमारे कर्मचारियों का अगर कुछ मिल जा रहा है इसकी वजह से, क्या चाहते हैं, सोकाज मिला, चाहते ना तो एजिटेशन पे अगले दिन जा सकते थे, लेकिन दिखावे की राजनीति नहीं थी। जिन साथियों को हम लोग ने कहा है कि कल एक दिन का सीएल देके जो है मास सीएल देकर के एजुटेशन करना है, ये मैनेजमेंट इलीगलिटी के आधार पे ले जाएगी और पंजाब वाला हाल यहां भी करेगी, तो हम क्या करेंगे, कैसे मरने दे फिर हमें। और आईसीयू में क्या अंतर रह गया जो आग में अंधे झुकवा भी देना है। तो आपकी लीडरशिप ने व्यवस्था की, वहां इंटीमेट किया आरएलसी को, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, कि कल कोर्ट में इनका स्टैंड ना बन पाए मैनेजमेंट का। उसके बाद हमने लेटर लिखा शाम को जो है कि हम कल मास लेवल पे पूरे यूपी में जो है
सीएल डालेंगे और इसको रिलीविंग को कैंसिल करो आप। उसके बाद शाम को 6-7 बजे से लेकर के 11-12 बजे रात तक आदरणीय जीएम साहब जो हमारे हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कॉपरेशन उनका रहा। जय सर से संपर्क में रहे, बातचीत होती रही, उन्होंने कहा कि आप इसको कहो लोगों को जो है विड्रॉ करें। ये जय सर कहे देखिए ऐसा है, इनके 20 से 85 लोग जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है 85 जा रहे हैं इसके बाद और जाएंगे, हाँ ये प्रथा चलती रहेगी। तो वो मानेंगे नहीं ना, हम इसके लिए बोलेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे जब तक ये आप कंफर्म नहीं कह दोगे कि ये कल जो है होल्ड कर रहे हैं। फिर जीएम साहब ने कहा कि ऐसा है, मैं ये जोनल ऑफिस की बात है, लेकिन मैं ईडी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने किसी प्रतिनिधि भेज दीजिएगा, कल वहां बात कर लेंगे। और रही बात रिलीविंग की, तो मैं जो है बोल दे रहा हूं, डीजीएमपी साहब है विनोद जी, उनको मैं लगा दे रहा हूं, वो सबको मना करेंगे, सारे एरिया मैनेजर्स को। फिर रात को 12:30 बजे मैसेज डीसीसी में हम लोग ने डाला, जो है जय सर की तरफ से आया, 1 बजे की बात है, सारी कमेटियों को कि सबको कह दो कि सीएल जो है अपना वापस ले लें। अगर हमने जो है कोई ऐसे कुछ धमकी निकाली और उस पर काम हो गया तो भी हम चलाते रहे, क्यों चलाएं? एक सीएल हमारे कर्मचारी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? और क्यों हम जो है इस मैनेजमेंट जो हमारा सहयोग कर रही है उस मैनेजमेंट का गेस्ट जाए? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम उद्दंड बालक नहीं है, हम जिम्मेदार यूनियन है और जिम्मेदारी के साथ जो है एक समायोजन के साथ चलने में विश्वास करते हैं। उसके बाद सुबह नया वो आ गया, अनुपम जी के पास जो है फोन आया डीजीएम साहब का कि बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत है, बताओ मैं फोन करता हूँ उस एरिया में। फिर पता चला कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो अगले शाम को ही रिलीव कर चुके थे, जिसमें एक अयोध्या भी था। वहां फिर मैंने वहां कमेटी फोन की मेरे पास, मैंने वहां के एरिया मैनेजर साहब को फोन किया, मैंने कहा सर रिलीविंग जो हो गई उसको रोकिए। तो उन्होंने कहा हमारे लेवल से तो नहीं हुआ है, हमके आपके पास डीजीएम साहब का फोन आया है कि नहीं आया है, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि हमने सबको कर दिया। उन्होंने कहा फोन तो आया है, तो हमने कहा फिर कर दीजिए। ऐसे हर जगह बना, हर जगह हुआ, जहां हो गई थी वहां डिपो लेवल पे रोका गया। और ये बात है 9, 9:30 बजे की बात है। सीतापुर में था, सीतापुर में बकायदा वहां के एरिया मैनेजर ने, वहां की मैनेजमेंट ने लिख के दिया, इसका जो है कैप्टन अभियांस का जो है लेटर निकाला ऑर्डर का जो है ये सब। उसके बावजूद भी 12 बजे तक वहां कुछ जाहिल लोग चले आ रहे, कह रहे हमने ये रुकवाया। अरे कुछ तो वो रखो जो है, कहां मतलब कुछ भी बोल दोगे। तो ये सब चीजें हैं। आपकी ट्रांसफर पॉलिसी है जो कि अपने आप में हमेशा निंदा का विषय रहा है, क्योंकि ऐसे प्रावधान है जो सबको भगाने वाले काम किए हैं। हमने उस पे कई अमेंडमेंट्स की जो है बात की है। वो ट्रांसफर पॉलिसी जिस पे तत्कालीन ईडीपी साहब जो थे वो कहते थे, मुख्यालय जो 13 फ्लोर की बिल्डिंग है पता होगा, वो कहते थे देखो ऐसा है, ऊपर का फ्लोर नीचे और ग्राउंड फ्लोर ऊपर चला जाए, उसके बावजूद भी इस ट्रांसफर पॉलिसी का एक सब तो छोड़ो, इसका कॉमा नहीं चेंज करूंगा, ना चेंज होगा। उसी ट्रांसफर पॉलिसी में अब तक कई पैराग्राफ चेंज हो चुके हैं। वो पुरुषार्थ है आप लोगों की, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रोत्साहन से, बीकेएन के संघ की। और उस आगे भी कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है जिसमें हमने रिटर्न में जो है सजेशंस दिए हैं, उसमें रिलैक्सेशंस मिलेंगी, ये ऐसा हमें विश्वास है। तो ये साथियों ये सब चीजें हैं। और रही बात बंचिंग और एनुअल इंक्रीमेंट की, उस पर भी मैनेजमेंट ने कहा है अपना आरएलसी का केस जो है आप लोग हटाओ, बात करो। तो हम लोग ने अभी केस हटाया नहीं है, ललायत नहीं है मैनेजमेंट हमें मीटिंग दे दे हम केस हटा लें। पहली मीटिंग मिली है किस तारीख को, रोड मैप देखेंगे उनके पास है क्या, हमारे लिए पॉजिटिव माइंडसेट है तो हम भी जो है कोर्ट नहीं करना है हमें, आप आओ बात करो। बंचिंग ऐसा इशू है जिसमें हम सब जो है इससे प्रभावित होंगे, चाहे 11 वाले रहे हो, 12, 14। तो ये हमारे लिए बंचिंग का इशू तो खुद जहीर सर के लिए भी मुझे लगता है समस्या है, उनको भी कुछ होगा तो हम सब उसमें है। 16 बैच अनुपम जी हैं, एनुअल इंक्रीमेंट की बात है उसमें, उसके लिए हम वो करेंगे। तो ये सब चीजें हैं साथियों। मैं अब
अपने अंतिम दौर पे हूँ इस जो है सभा के, और मुझे लग रहा है टीए बिल की जो डीओपी है राज्य स्तर पर, वो पहले 180 दिन के ऊपर जो मतलब वो चीज़ें थी वो जोनल जाती थी, और यहाँ का जो मंडी का दौर है वो बहुत अलग है अन्य राज्यों की अपेक्षा। यहाँ 3-3 महीने चल रही हैं, उससे ज़्यादा भी चल रही हैं। हरियाणा से हमारे रवि भाई हैं, वहाँ तो 1 महीने में सफरचट हो जाता था, सब गायब, लेकिन यहाँ चलता ही रहता है, ऐसा नेचर है। तो अब काम करवा लो, उसके लिए टीए बिल के लिए उसको भेजो हेडक्वार्टर तक, जोनल तक। तो आपकी उत्तर प्रदेश की कमेटी इसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार है। उसने वो डीओपी जोनल लेवल से लेकर के आपके जीएम के हाथ में दी कि 180 दिन तक की भी जो है यहीं से साइन करके भेज दिया जाए। अब हमारी मांग है, और जोरदार मांग है, जिसको हम लोग जो है मैनेजमेंट के समक्ष एक पत्र निकला था, नीतीश जी के ही हस्ताक्षर से अभी निकला था, उसमें हमने लिखा है कि जो एरिया मैनेजर्स की है, डिप्यूट एरिया मैनेजर्स कर रहे हैं कि भैया तुम फलाने मंडी में जाओ, 3 महीने रह के आओ, 2 महीने रह के आओ, पैसा देने के लिए दूसरे के यहाँ चक्कर भेजते रहे। आप जो 30 दिन की डीओपी है उसको 90 दिन की कर दो। भाई आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी होती है, हम यहाँ कोई आविष्कार करने की बात भी नहीं कर रहे हैं। अब जो जरूरत है उसको चेंज करो। तो मुझे लगता है बहुत चीजें पाइपलाइन में हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो अभी मूर्त रूप नहीं ली हैं, और हम महज चुनावी प्रोपेगेंडा और ये सब तैयार करने के लिए उसको पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन हमारे मस्तिष्क में है कि आप लोग इलेक्शन के बाद, हम क्योंकि लगातार आप ही हमेशा आए हो, फिर भी आप ही आओगे, लेकिन हमारा एक ये एज ए लीडर आप लोगों से, आपके जो है प्रतिनिधि के तौर पे गुजारिश है कि इस लायक बनाओ। वहां बात करने के लायक तो आप बना दोगे, लेकिन ऐसा किसी को उस लायक ना बनाओ कि कोई आके लंगी भी मारता रहे। कोई इतना भी मजबूत बने कि मैनेजमेंट उसको कंधा के तौर पे यूज कर पाए। हमारी जो होटल लीज जो 1.5 साल 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी तक जो है अब फाइनल हो रहा है। आपकी लीज फाइनल हो रही है, आपकी होटल फैसिलिटी फाइनल हो रही है, आपकी बंचिंग, आपकी एनुअल इंक्रीमेंट फाइनल हो रहा है। और ये सब हवा हवाई नहीं है, जो बात करते हैं फैक्ट पे करते हैं। हमने ये जो अभी एपिसोड आपको बताया, जब बल्क में ट्रांसफर हुए थे, सब लोग जो है यहां से गए थे, जीएम साहब के जो साथ हुआ, अगले दिन ये यही ईएसयू के जो चंगू मंगू नेता है ये कह रहे हैं कि ये सब महज वो है, ये डर गए, एजिटेशन वापस ले लिए, जो 1 बजे हमने कहा। भैया वो एजिटेशन वापस लेने का जो लेटर था ना, अनुपम के साइन से निकला था, वो लेटर में पूरा जो है जो घटना चक्र चली थी रात भर, जीएम साहब ने जो आश्वासन दिया था उसका जिक्र था, और वो मोड़ के जेब में नहीं रख लिया था, हमने बकायदा मेल किया था, पब्लिक डोमेन में डाला था। अगर हमारे उनके अनुसार हम वही चीजें रही होती तो हम ये क्यों करते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें अगर कोई कह रहा है वो कौआ गया कान लेके, कान जरूर देखिए, कान जरूर देखिए, एकदम सावधान रहिए। मैं एकदम विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि ये हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक चीज और मैं बता रहा हूं, मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, आप लोग को पता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको चाहेगी तो अपने आप को धन्य मानेगी, कैसे हमें जो है प्रतिनिधित्व दें। उन्होंने एक ही बार जो है लोकसभा के रास्ते को अख्तियार किया था, और वो भी लड़ने बिहार या यूपी नहीं गए थे जो कास्ट बेस्ड कैडर चलता है कि वहां हार गए। उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां उनको लगा पढ़े लिखे लोग हैं और वही जिताएंगे, क्योंकि मैं उनकी बातें करते आया हूं, और उन ये चाहे आर्थिक उदारीकरण तमाम चीजें मैं पास्ट में करवा चुका हूं। वो दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली या उत्तरी दिल्ली जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वहां से वो लड़े। भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता से वो हार गए। क्या सीख देती है? सामान्य जो समझ होती है ना, जो कॉमन सेंस होती है, वो इतनी भी कॉमन नहीं है। तो हमें अपने जो इंस्टीट्यूट अंदर की जो अंतर समझ है उसको काम पे लगाना है। कोई ठगने आएगा, छलने आएगा, तो हमें उस पर करना है। मेरे जाने के बाद कल कोई आए तो कागज मांगिएगा, मुझसे पूछिए, सवाल पूछिए,
उनसे कहिए कि आप लीडरशिप करो, लेकिन जाहिलपना क्यों कर रहे हो? ये चीजें हैं। आप बताओ जो है वेज रिवीजन, कभी नए बच्चे जो आए उनको कह रहे हो वेज रिवीजन हमने करवाया है। एक महीने बाद जो है वीडियो आ रहा है, कह रहा है इन्होंने ऐतिहासिक वेज रिवीजन करवाया। क्या वेज रिवीजन करवाया? बैंक से भी खराब करवाया, और बैंक वाले भी 24,200 लेके बैठे हैं 2022 के वेज रिवीजन में। आप जो है 28,200 लेके बैठे 2017 वाले में। कहां कैसा जो है सस्ता नशा करते हो यार? और करते हो तो अपने घर में बैठे रहो करके, कर्मचारियों के बीच जो है कहां घूम रहे हो ये सब चीजें लेकर के। हम लोग की समस्याएं मैनेजमेंट से कम है, क्योंकि हम बातें उनके सामने रख लेते हैं लॉजिक के साथ, और इलीगल डिमांड भी नहीं रहती हमारी, क्योंकि इतनी नैतिकता हमारे अंदर है। कोई हमारा भाई कहेगा कि सर भैया हमें ये चाहिए, तो हम उसको हाथ जोड़ कह देते भैया ये लॉजिकल नहीं है यार, कैसे इस पे बात है, या कोई फैक्ट खुद बताओ इस पे बात किया जाए। ये नहीं कहेंगे, वो कहे नहीं इस पे जो है ये करना है, हम चले जाए, हाँ बस करता हूं। तो बातें तो बहुत हैं, बहुत टॉपिक हैं, कामों की लंबी फेरिस्त है, बहुत चीजें पाइपलाइन में है, और आने वाले टाइम वो चीजें होंगी, चाहे वो क्रेच की हो, चाहे डेटा पैक हो, डीलिंग्स आइटम्स हो, सारी चीजें होंगी। लेकिन इस वोटिंग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हो वेज रिवीजन का है। आपको डिसाइड करना होगा किस लीडरशिप के अंडर में लड़ना है। जाहिलों के अंडर में लड़ना है जो एक प्रांत के एजुटेशन नहीं संभाल पाए, आपको मरवा दिए, या फिर पूरे जो है उस यूनियन, उस बीकेएन के संघ के मैच्योर लीडरशिप के अंडर में नेतृत्व में लड़ना है, जो कई बार पैन इंडिया एजुटेशन सफलता के साथ साथियों को ले गई है एजुटेशन में, और मांगों को पूरा करवाते हुए जो है बाहर एग्जिट प्लान के साथ बाहर निकाल के लाई है। आप लोग ये डिसाइड करिएगा। और मैं इसी के साथ अपने गोरखपुर के सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा। मैं कल बस्ती में था, और 24 तारीख को जो पीरियडिकल मीटिंग है, हाँ उसमें इच्छा तो हमारी थी सम्मिलित हो जाए आज वाले में। संभव होगा जो है अगर कहीं और नहीं होगा, क्योंकि हर जिले में बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, कार्यक्रम लगा ही है, देख रहे हैं। और एक चीज, एक निवेदन है, आप सब अपने आप को जहीर समझिए, सब अपने आप में जहीर अहमद हो, क्योंकि हमारा ये विश्वास है, जहीर अहमद सर का ये विश्वास है कि हम वो जो अंग्रेजी पिक्चर वाला थोर होता है ना, वो एक हथौड़ा लेके घूमता है, वो नहीं है अकेले ऐसे मारेंगे वहां सब सही हो जाएगा। हम तो जो है यूनिटी में आप साथ आओगे तभी कुछ कर पाएंगे, साथ दोगे तभी कुछ कर पाएंगे। और ये सत्य है, इस चीज को जो है वो बुढ़ा मर गया था, बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी अपने 5 बच्चों को बता के मरते टाइम कि गट्ठर लाओ, लकड़ी लाओ, अलग अलग तोड़ो, साथ साथ तोड़ो। तो सबने पढ़ा होगा, कब टूटी थी कब नहीं टूटी थी। अगर अब कोई नई कहानी आ गई हो तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और यक्ष प्रश्न, कड़वे प्रश्न पूछिए, सबसे पूछिए। धन्यवाद साथियों।